हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैम रैंकर्स। मैं डॉक्टर नेहा कैम रैंकर्स में आपका स्वागत करती हूँ। मैं अपनी जो लेक्चर्स हैं ये बिना फेस के रिकॉर्ड कर रही हूँ, जिससे कि आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाए एटलीस्ट, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम आ रहे हैं। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फ्यूल्स। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड फ्यूल्स, ठीक है। इसको भी हम दो पार्ट में करेंगे। तो अभी का जो पार्ट है इसमें हम कंप्लीट कर लेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे फ्यूल्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है ये वो सिस्टम है जिसमें केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इंटरलिंक रहती है, ठीक है। मतलब ये जो है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दिस इज ए जनरल टर्म, दिस इज ए जनरल टर्म। ओके, अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक है आपका गैल्वेनिक या फिर वोल्टाइक सेल, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इसमें अंतर क्या है? अगर इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई रिडॉक्स रिएक्शन हो और उस रिडॉक्स रिएक्शन होने के बाद वो जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा है और केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो जो टाइप होगा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उसे बोलेंगे गैल्वानिक एंड या फिर वोल्टाइक सेल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे डेनियल सेल, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। दूसरा ड्राई सेल या फिर लेक्लांचे सेल, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला लेक्लांचे सेल जो है आता रहता है काफी ज्यादा। या फिर जिंक सिल्वर सेल। ये जितने भी सेल हैं तीनों जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं, इन तीनों के तीनों सेल में क्या होता है कि हम रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं। और रिडॉक्स रिएक्शन का क्या मतलब है कि एक ही सेल के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और रिडक्शन भी हो रहा हो, ठीक है। किसी एक पार्ट में ऑक्सीडेशन और किसी में रिडक्शन, और जो ओवरऑल कंबाइन होके जो कंप्लीट सेल बनेगा उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही होगी। तो ये तीनों एग्जांपल हैं आपके वोल्टाइक या फिर गैल्वेनिक सेल के। नाउ इसका जस्ट अपोजिट मतलब आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो और इलेक्ट्रिक एनर्जी देने के बाद आप केमिकल रिएक्शन करा रहे हो, तो वो जो सेल होगा वो आपका होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एग्जाम्पल अगर हम दें तो अगर आप मोल्टन NaCl लेते हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, मोल्टन NaCl लिया और आपने उसमें इलेक्ट्रोलिसिस कराई, तो इलेक्ट्रोलिसिस कराने के बाद ये जो आपका सेल होगा ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा, ठीक है। या फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, आप क्या करेंगे, एक सेल लेंगे जिसमें दो हाफ सेल होंगे और आप वाटर लेंगे उसमें, और आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं, मतलब आप वाटर से अब H2 और O2 प्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं, आप करंट दे रहे हैं और रिएक्शन करा रहे हैं। वो रिएक्शन करने के बाद हमें H2 और O2 मिल रहा है, तो ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ मेटल्स, मेटल्स की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यही होता है। आप क्या करते हैं, मेटल का एक रॉड डाल देते हैं और यहाँ पे आप करंट पास करा के रिएक्शन जब कराते हैं तो इस रॉड पे और ज्यादा मेटल जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, रॉड और ज्यादा मोटी होती चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती चली जाती है। मतलब आप एक मेटल की रॉड पे कोई दूसरा मेटल इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर सकते हैं उसकी। तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, आप करंट पास कर रहे हैं और रिएक्शन करा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है केमिकल एनर्जी में। तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है। इन दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल में और इलेक्ट्रोलाइटिक में। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इज ए जनरल टर्म, इलेक्ट्रोलाइटिक इज ए पर्टिकुलर टर्म, ठीक है। ओके, तो ये अभी समझ में आया कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, उसमें जो सबसे पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एटलीस्ट होता क्या है वो अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। ओके, नाउ जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल,
तो जब भी आप कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे, चाहे वो वोल्टाइक या गैल्वेनिक हो, चाहे वो इलेक्ट्रोलाइटिक हो, ठीक है, तो इन सेल में क्या होगा, इनके कुछ कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। और अभी हम जो मेनली, जैसे हमने आपको दो कैटेगरी बताई, इसमें मेनली हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे, ठीक है, गैल्वेनिक या फिर वोल्टाइक सेल, जिसमें हमारा फोकस रहेगा डैनियल पे और लेग्रांजे सेल पे, ठीक है। ये केवल आपको इंट्रोड्यूस करने के लिए था, इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ओके, तो कंपोनेंट्स देखते हैं। जब भी कोई सेल बनेगा उसमें दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक कैथोड की तरह काम करेगा और एक एनोड की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रोड लगने के बाद, दो इलेक्ट्रोड लगने के बाद उसमें इलेक्ट्रोलाइट भी होगा, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए एक एक्सटर्नल सर्किट भी होगा और चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए साल्ट ब्रिज भी होगा। अभी ये आपको थोड़ा सा हो सकता है डाउटफुल रहे, लेकिन जब आप डैनियल सेल का एग्जांपल लेंगे तभी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये चारों के चारों कंपोनेंट कैसे काम करते हैं, ठीक है। पहले इसको एक बार देख लेते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? वो है लॉन, LOAN। मतलब जब भी आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाएंगे तो हमें ये पता होगा कि जो सेल है इसमें 2 हाफ सेल्स होंगे, 2 हाफ सेल होंगे। 2 हाफ सेल में, मैं इसको थोड़ा सा इरेजर कर देती हूँ। 2 हाफ सेल में एक हाफ सेल एनोड की तरह काम करेगा और दूसरा हाफ सेल कैथोड की तरह काम करेगा। अब क्वेश्चन ये आएगा कि कौन एनोड होगा कौन कैथोड होगा, किसको हम कहाँ रखेंगे, क्योंकि ये सेल कैसा बनेगा, इस टाइप से देखने को मिलेगा, जिसमें क्या है, ये मेटल है, इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, ये फिर से एक मेटल है, दूसरी कोई मेटल है, और इसमें अंदर फिर से इलेक्ट्रोलाइट भरा होगा, ठीक। यहां से सर्किट करंट पास होने के लिए ये लगा होगा, कनेक्ट कर देंगे इन दोनों को, हाफ सेल को। और ये जो है ये साल्ट ब्रिज है, साल्ट ब्रिज है ये, ठीक है। ओके, तो ये इसके कंपोनेंट होंगे। तो जो अभी ट्रिक है वो ट्रिक अभी बस अब अभी आपको दिमाग में रखना है, कैसे अप्लाई होगी हम आगे चल के देखते चलेंगे इसको। LOAN, एल माने लेफ्ट, ओ माने ऑक्सीडेशन, ए माने एनोड और एन माने नेगेटिव, ठीक है। मतलब जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वो एनोड होगा, मतलब एनोड पे होगा क्या, ऑक्सीडेशन, एनोड पे होगा ऑक्सीडेशन, और एनोड हमेशा लेफ्ट में रहेगा, ठीक है। और निगेटिव क्या है यहाँ पे, निगेटिव है वैल्यू किसकी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू है, अगर ज्यादा निगेटिव है, जितनी ज्यादा निगेटिव है वही ऑक्सीडाइज होगा, मतलब वही एनोड पे होगा और वही लेफ्ट में होगा, ठीक है। अभी हम जब अप्लाई करते चलेंगे तो ये चीज समझ में आ जाएगी। हम धीमे धीमे एक एक स्टेप करके इसमें आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, थोड़ा सा, ओके। समझते हैं क्या हो रहा है। देखिए, हमने एक हाफ सेल पे फोकस किया, ठीक है, और हमने फोकस किया हाफ सेल पे, और हम मान रहे हैं कि उसमें एनोड है, एनोड है मतलब वो ऑक्सीडेशन साइट है। अब हमारे ट्रिक के अकॉर्डिंग जो एनोड होगा वो कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा, ठीक है। तो लेफ्ट में, मान लो लेफ्ट में जो मेटल है, पहले मान लेते हैं ये है, और इसमें ये मेटल है कोई, ठीक है, इसमें मेटल को डिप किया हुआ है। अभी क्या हुआ कि लेफ्ट में ये जो मेटल है ये ऑक्सीडाइज हुई, हमने माना कि इसने n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, कोई भी चीज ऑक्सीडाइज होगी तो क्या इलेक्ट्रॉन निकालेगी, तभी तो ऑक्सीडाइज होगी ना। आप ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ते हो तो आप क्या चेक करते हो कि इसका
ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। जैसे मान लो हम माने कि n बराबर 1 है, ये m से m प्लस में गया। मान लो ये जैसे सोडियम है, वैसे सोडियम यहाँ पे मेटल रहेगी नहीं, मैं आपको केवल एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। तो यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ पे 1, तो हम कहते हैं क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखते हैं तो उस हिसाब से पता करते हैं ना ऑक्सीडेशन हो रहा है या नहीं। तो यहाँ पे मेटल जो है वो n इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, मतलब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडेशन यहाँ तक हो गया, एक हाफ सेल में पहला स्टेप हुआ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन निकले, ये जो इलेक्ट्रॉन निकले, ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट की हेल्प से, यहाँ इस सर्किट की हेल्प से दूसरे वाले हाफ सेल में चले गए, दूसरे वाले हाफ सेल में इंटर कर गए। फिर क्या हुआ दूसरे वाले हाफ सेल में, यहाँ पे कोई सोल्यूशन था, हम मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी सोल्यूशन है अगर, तो सोल्यूशन में आयन होंगे। वो आयन क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन आए उन इलेक्ट्रॉन को ले लेंगे और लेके क्या करेंगे, मेटल पे डिपॉजिट होने लगेगा मेटल। क्योंकि मान लो n प्लस है और इसने n इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो ये m हो जाएगा, मतलब मेटल हो जाएगा। तो ये इस मेटल पे डिपॉजिट होने लगेगा। तो आयंस जो होंगे सोल्यूशन में वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे। यहाँ पे देखो ले लिया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, हो गया। तो यहाँ पे हुआ क्या, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे हुआ क्या, रिडक्शन। ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे मेटल जो है ऑक्सीडाइज हुआ और मेटल आयन में कन्वर्ट हुआ, तो वो सोल्यूशन में आ जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे, तो उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें जो आयंस थे वो मेटल पे आ गए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना क्या हुआ ना, आयन का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि यहाँ पे अब मेटल के आयन इंक्रीज होने लगे, है ना, और यहाँ पे मेटल के आयन डिक्रीज होने लगे। तो इस वजह से बीच में साल्ट ब्रिज डाला जाता है। बीच में क्या होता है, साल्ट ब्रिज होता है, जिससे जो आयन है उनका बैलेंस बना रहे। ठीक है। तो जो एनाइंस होंगे वो मूव करने लगेंगे कैटाइंस की तरफ। ठीक है। तो यहाँ पे दो हाफ सेल हो गए, ये दो हाफ सेल हो गए और दोनों हाफ सेल कनेक्ट हुए, और दोनों हाफ सेल में आप देखोगे कि एक पोटेंशियल डेवलप हो गया, क्योंकि एक में ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में रिडक्शन हो रहा है। दोनों की टेंडेंसी अलग अलग है, ऑक्सीडाइज होने की अलग है, उसकी रिड्यूस होने की अलग अलग है। इस वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। ये जो डिफरेंस है पोटेंशियल में, यही ईएमएफ जनरेट करता है। ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जनरेट करता है। जरा इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, द नेट ड्राइविंग फोर्स that pushes electron from anode to cathode. This arises from the difference in the tendencies of two electrodes to undergo oxidation and reduction. ठीक है, मतलब दो इलेक्ट्रोड जिनमें डिफरेंस है, अलग अलग टेंडेंसी है ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की, उनमें क्या होता है, एक डिफरेंस जो है वो जनरेट हो जाता है। ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस जो है पोटेंशियल में पुश करता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड में जाए, क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, तो वो अब इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए वो कैथोड की तरफ जाए। तो यही जो ड्राइविंग फोर्स है उसे ही हम कहते हैं क्या, ईएमएफ। ईएमएफ का डेफिनेशन पेपर में आ चुका है, आता रहता है। ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, सबसे पहले एनोड, फिर एनोड पे जो मेटल जिस इलेक्ट्रोलाइट में है वो इलेक्ट्रोलाइट, ये जो दो पैरेलल लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है साल्ट ब्रिज को, फिर दूसरा वाला जो हाफ सेल है उसका इलेक्ट्रोलाइट, और फिर उसका कैथोड। ठीक है। एग्जाम्पल लेके जब समझेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो है डैनियल सेल। ठीक है, जरा इससे समझते हैं। अगर अभी तक आपको थोड़ा कम भी समझ में आया है तो बचा खुचा कंसेप्ट अब क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है। हम डैनियल सेल लेते हैं। डैनियल सेल में क्या होता है कि एक जिंक की रॉड है, ठीक है, उस रॉड को हमने जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में डिप कर दिया, मतलब हमने कोई एक कंटेनर लिया और उसमें भर दिया क्या, ZnSO4। ZnSO4 भरने के बाद हमने उसमें डाल दी जिंक की रॉड। ठीक है। फिर क्या हुआ, हम तैयार कर रहे हैं हाफ सेल, ये हम पहला हाफ सेल तैयार कर रहे हैं।
ठीक है, साथ में हमने क्या किया, एक और कंटेनर लिया, उस कंटेनर में हमने भर लिया CuSO4 और उसमें डाल दी Cu की रॉड, कॉपर की रॉड डाल दी। ठीक है, मतलब एक और हाफ सेल लिया जिसमें हम CuSO4 डाल दिया हमने, और CuSO4 का सोल्यूशन में हमने डिप कर दिया Cu की रॉड को। ये दो हाफ सेल हमारे तैयार हो रहे हैं, इन्हें हमें कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे साल्ट ब्रिज से इनको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, साल्ट ब्रिज से कनेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने इसे एक्सटर्नल सर्किट से भी जोड़ दिया। तो जो हमारे चार कंपोनेंट थे, क्या, एक इलेक्ट्रोड, दूसरा इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट, साल्ट ब्रिज और एक्सटर्नल सर्किट, चारों कंपोनेंट जो थे वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के, वो यहाँ पे आपको अब क्लियरली दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हमने काम कर लिया, ये जो काम है हम यहाँ तक कर चुके हैं, है ना। लेकिन अब दिमाग में आएगा कि भाई कौन ऑक्सीडाइज होगा, कौन रिड्यूस्ड होगा, किसको लेफ्ट में रखना है, किसको राइट में रखना है ना। अभी देखो, लेफ्ट राइट तो हमारा प्रेजेंटेशन है, हमारा सेल प्रेजेंटेशन है कि हम जब किसी चीज को पेपर पे लिखेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन है, एक को लेफ्ट में रखें, एक को राइट में रखें। तो लेफ्ट में किसको रखें, राइट में कौन किसको रखें, वो हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन पेपर के लिए है। जब आप सेल बना रहे हो, आप लैब में खड़े होकर बना रहे हो, तो आप दोनों कंटेनर को किसी को कहीं भी रख लो, जिसमें ऑक्सीडेशन होना होगा उसमें ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें रिडक्शन होना होगा उसमें रिडक्शन होगा। ठीक है, आप उसे जोड़ देंगे, सेल बनाएंगे। लेकिन पेपर पे जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें हम सेल लिखते टाइम यहाँ लेफ्ट में एनोड लिखते हैं, फिर उसका इलेक्ट्रोलाइट होता है, फिर साल्ट ब्रिज होता है, फिर इलेक्ट्रोलाइट होता है, फिर कैथोड होता है। ठीक है, ये सेल रिप्रेजेंटेशन है पेपर के लिए। नाउ जब आपका ये सेल तैयार हो रहा है, जहाँ पे दो हाफ सेल लेके आप तैयार हो चुके हो और आपने ये एक सेल तैयार कर लिया है, फिर इनके जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो हमें पहले से नॉन होते हैं, क्योंकि रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है वो तो हम नहीं देख सकते, वो तो हमें थ्योरेटिकल ही जाना पड़ता है, जो भी हो रहा होता है ना। हमें किसी टेक्निक के थ्रू ही पता करना पड़ता है कि उसके अंदर क्या हो रहा है, हम ऐसे बाहर से देख के तो नहीं बता सकते। तो हमारे पास होते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जो जिनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो होता है -0.76 वोल्ट, क्या, -0.76 वोल्ट। और कॉपर का होता है +0.34 वोल्ट। ठीक है, अभी मैंने आपको ट्रिक क्या बताया, मैंने आपको ट्रिक बताया क्या, लॉन, LOAN। मैंने आपको बताया जिसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होगा, ज्यादा नेगेटिव। देखो, अभी तो आपके में लिमिटेड है, आपको उतना डिटेल में नहीं जाना होता है, लेकिन जो डिटेल में पढ़ते हैं उसमें भी आपको देखना होता है ज्यादा नेगेटिव। ठीक है, और एक नेगेटिव एक पॉजिटिव हो तो आपके लिए देखना आसान है। जैसे इस वाले केस में क्या है, एक का नेगेटिव एक का पॉजिटिव है, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। आप क्लियरली देख लोगे कि जिंक जो है इसका नेगेटिव में है, तो आप क्या करोगे, जिंक क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। आप क्या कहोगे, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, और जिंक वाला जो हाफ सेल है वो लेफ्ट में होगा। इस वजह से मैंने यहाँ पे भी क्या बनाया, जिंक वाला लेफ्ट में बनाया है ना। लेकिन जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो जो ज्यादा नेगेटिव है, आप ये मत बोलना कि ज्यादा नेगेटिव मतलब कम वैल्यू, वैल्यू पे नहीं जाना, वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, साइन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, चलो आप उसको छोड़ो, अभी आप इस पे आओ। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, हमें पता चल गया जिंक का -0.76 वोल्ट है और कॉपर का प्लस में है, तो नेगेटिव वाला ऑक्सीडाइज्ड होगा और लेफ्ट में होगा। तो जिंक क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड हो गया। हम जानते हैं जिंक 2 इलेक्ट्रॉन ही रिलीज करेगा, है ना। तो जिंक Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ, जिंक की जो रॉड थी आपके सेल में, जो जिंक की रॉड थी वो रॉड धीमे धीमे घुलने लगी, डिकम्पोज होने लगी, और डिकम्पोज होने के साथ साथ वो सोल्यूशन में Zn2 रिलीज करने लगी। यहाँ पे आप पीछे देख के आ रहे हो, Zn की रॉड थी, यहाँ पे ZnSO4 था, ये रॉड धीमे धीमे घुल रही है, ये रॉड धीमे धीमे घुल रही है, डिकम्पोज हो रही है, और यहाँ पे धीमे धीमे Zn2 आयन बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मतलब है इसका। फिर कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे अब कॉपर है, उधर रिडक्शन होना है,
रिडक्शन का क्या मतलब है? अब ये है आपका जिसमें जेड है, जिसमें CuSO4 है और आपकी रॉड है Cu की। अब एनोड से इलेक्ट्रॉन आ गए, बाहर वाले सर्किट से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसमें सोल्यूशन में CuSO4 में क्या प्रेजेंट होगा, Cu2 प्लस प्लस SO4 2 माइनस प्रेजेंट होगा। तो यह इलेक्ट्रॉन क्या होगा, Cu2 प्लस आइन क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को लेने लगेंगे। Cu2 प्लस आइन इलेक्ट्रॉन को लेने लगेंगे जो एनोड से आए हैं और Cu में कन्वर्ट होने लगेंगे। मतलब इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में Cu की जो रॉड है उस पे Cu और ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है, मतलब Cu की रॉड अब मोटी होने लगी है। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। आप देख रहे हो किस तरीके से केमिकल रिएक्शन हो रही है। एक साइड जिंक की रॉड घुलना शुरू कर दिया, इलेक्ट्रॉन को पास कर दिया, कैथोड पे भेज दिया, कैथोड पे आयन से कॉपर रॉड पे और ज्यादा डिपॉजिट होना शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, यहाँ पे सॉल्यूशन में जो Zn2 प्लस थे वो गिरने लगे, डाउन जाने लगे। मतलब यहाँ पे आयंस भी डिसबैलेंस होने लगे, आयंस डिसबैलेंस होने लगे। तो इस वजह से यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक साल्ट ब्रिज लगा दिया जाता है, जिसमें KCl वगैरह फिल कर दिया जाता है, जो इन चार्ज को न्यूट्रलाइज करके रखे। मतलब जो चार्ज डिस्टर्ब हो जाएगा ना, Zn2 प्लस कम होने का मतलब क्या है, चार्ज। Zn2 प्लस बढ़ने का क्या मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ेगा। इधर जो है Cu2 प्लस कम होने का मतलब है पॉजिटिव चार्ज घटेगा। तो यहाँ पे जो साल्ट ब्रिज जोड़ दिया जाता है, जिससे चार्ज जो है, आइंस जो है वो न्यूट्रलाइज बने रहे। ठीक है, मतलब बैलेंस बने रहे। अब क्या हुआ, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हुआ, एनोड पे जिंक कन्वर्ट हुआ जिंक 2 प्लस में, और कैथोड पे Cu2 प्लस कन्वर्ट हुआ Cu सॉलिड में। जब दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन दोनों के कैंसिल आउट हो जाएंगे, दोनों में बराबर है। ठीक है, तो ये सेल रिएक्शन आपके सामने आ जाएगी। दिस इज कंप्लीट सेल रिएक्शन। इसका सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखोगे, मैंने बताया था क्या, जो लेफ्ट में है उसका इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे आप Zn SO4 भी लिख सकते हो, मैंने केवल Zn2 प्लस लिखा है। फिर लगाया साल्ट ब्रिज, फिर दूसरा इलेक्ट्रोलाइट और फिर कैथोड। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये डैनियल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन है जो आपके सामने है। अब यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। साल्ट ब्रिज का डेफिनेशन मैंने आपको दे दिया है, क्योंकि साल्ट ब्रिज एक बार पेपर में पूछ चुका है, शायद इसी बार पूछा था साल्ट ब्रिज। इस साल्ट ब्रिज इज ए यू शेप्ड ट्यूब, यू शेप्ड है ना, इस टाइप की आप लगा रहे हो ना उल्टा यू शेप्ड ट्यूब इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल that connects the two half cells। किसको जोड़ता है, दो हाफ सेल को जोड़ता है, allowing ions to flow to maintain electrical neutrality, preventing charge buildup। मतलब क्या करता है, जो इलेक्ट्रिकल जो न्यूट्रलिटी है उसको बैलेंस करता है, मेंटेन करता है, जिससे क्या करता है, चार्ज बिल्डअप को प्रिवेंट करता है, मतलब रोकता है, एंड कंप्लीटिंग द सर्किट, और सर्किट को कंप्लीट करता है फॉर कंटिन्यूअस करंट फ्लो, जिससे कि करंट फ्लो जो है वो कंटिन्यूअस होता रहे। टिपिकली यूजिंग ए इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। कैसे करता है, किसको यूज करके, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को यूज करके, फॉर एग्जांपल KCl KNO3 इन ए जेल। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नाउ अब EMF का डेफिनेशन भी देख लेते हैं। मैंने बता दिया EMF क्या है, एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या है, इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स ऑफ ए सेल इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स व्हेन नो करंट इज ड्रॉन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, उस टाइम पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है दो इलेक्ट्रोड के बीच में, वही उसका इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स होता है। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये वो ड्राइविंग फोर्स है जो इनकरेज करता है कि एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो। ठीक है, ओके, इट रिप्रेजेंट द ड्राइविंग फोर्स दैट कॉजेज इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, जब भी कोई भी करंट उसमें पास ना हो रहा हो। ओके, मेजरमेंट कैसे करते हैं इसका, पोटेंशियोमीटर से करते हैं या फिर हाई रेजिस्टेंस वोल्टमीटर से करते हैं। ठीक है, अब लिखते कैसे हैं आप,
आपके पास एक सेल था, सेल में दो हाफ सेल थे, दो हाफ सेल में एक एनोड है एक कैथोड है। तो जब आपको रिडक्शन पोटेंशियल चाहिए होगा उस सेल का, तो आप क्या करेंगे, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, ये आपको दिमाग में फॉर्मूला रखना पड़ेगा, याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई होती है। ठीक है, तो एन हमको पता चल जाता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, एफ हम जानते हैं फैराडे कांस्टेंट, ई हमें सेल से मिल जाता है, तो इसकी वजह से हमें डेल्टा जी पता चल जाता है। डेल्टा जी से क्या बेनिफिट है? डेल्टा जी से हमें पता चल जाता है कि जो हमारा सेल रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस है या नहीं। स्पॉन्टेनियस मतलब फिजिबल है या नहीं, मतलब होगा भी या नहीं होगा, मतलब आप जो सेल बना रहे हो वो पॉसिबल है भी या नहीं। ठीक है, तो अगर ई सेल ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव है, तो डेल्टा जी कैसा होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। ठीक है, तो इस केस में सेल रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस, मतलब हाँ वो होगी। ई सेल अगर निगेटिव है मतलब लेस देन जीरो, तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव होने का मतलब है कि जो सेल है वो आपका नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ओके। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो ईएमएफ को इफेक्ट करेंगे? ईएमएफ डिटेल में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं ईएमएफ को थोड़ा समय दे रही हूँ। डेफिनेशन मैंने बता दिया, फॉर्मूला मैंने बता दिया, कैसे मेजर करते हैं वो मैंने बता दिया। कौन कौन से फैक्टर इसको इफेक्ट करेंगे? पहला है नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि आप जब सेल बना रहे हो, दो हाफ सेल बना रहे हो, अलग अलग मेटल यूज कर रहे हो। कुछ मेटल ऐसी होंगी जो इजीली बहुत अच्छे से जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, कुछ मेटल होंगी जो कम ऑक्सीडाइज होंगी, तो उससे भी क्या, उसका जो ई है, रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, वो क्या कहते हैं, इफेक्ट होगा। तो डिफरेंट मेटल्स या डिफरेंट इलेक्ट्रोड, डिफरेंट डिफरेंट टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स, इस वजह से क्या होता है, डिफरेंस आ जाता है ईएमएफ में। कंसंट्रेशन ऑफ द आइंस, इस पे भी डिपेंड करेगा। ये नस्ट इक्वेशन है, इन्होंने प्रूव किया कैसे इफेक्ट करता है। नस्ट इक्वेशन अभी आप डिटेल में पढ़ेंगे। नस्ट इक्वेशन में यहाँ क्लियरली आप देख सकते हो कि जैसे ही कंसंट्रेशन चेंज होते हैं ई भी चेंज हो जाता है, मतलब ईएमएफ को ये इफेक्ट करता है। टेम्परेचर, टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो आयन की मूविलिटी भी चेंज हो जाती है, मतलब टेम्परेचर हाई होगा तो आयंस फास्ट मूव करते हैं, टेम्परेचर लो होगा आयंस स्लो मूव करते हैं, उस वजह से ई जो है वो चेंज हो जाता है। प्रेशर फॉर गैसियस इलेक्ट्रोड, ये जो नेक्स्ट इक्वेशन है ना, यहाँ पे ये क्यू कंसंट्रेशन है, अभी आप आगे देखेंगे। लेकिन अगर आप गैसियस इलेक्ट्रोड की बात करोगे तो वही कंसंट्रेशन जो है वो एक टाइप में प्रेशर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रेशर पे भी डिपेंड करेगा। ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे ईएमएफ डिपेंड करेगा। नाउ नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इक्वेशन का अपना क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो ईएमएफ कंप्लीट करने के बाद अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन की हेल्प से हम कुछ न्यूमेरिकल भी देखने वाले हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट इक्वेशन का काम क्या है? ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। देखिए, जब आपने डेनियल सेल पढ़ा, मैंने आपको डेनियल सेल बताया, डेनियल सेल में आपने क्लियरली देखा कि यहाँ पे एक हाफ सेल था जिसमें जिंक की रॉड जिंक सल्फेट में घुली हुई थी, डली हुई थी। ठीक है, आपने दूसरा देखा कि कॉपर की रॉड जो थी वो कॉपर सल्फेट में डाली हुई थी, साल्ट ब्रश से दोनों को जोड़ दिया था, एक्सटर्नल सर्किट भी लगा दिया था, यहाँ तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपने देखा कि जो जिंक है इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निगेटिव था, तो आपको पता था जिंक का ऑक्सीडेशन होगा। जैसे आपको पता चला कि जिंक का ऑक्सीडेशन होगा, तो आपने क्या किया, जिंक को एनोड समझा और एनोड समझ के लेफ्ट में लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर बचा कुचा कैथोड हो गया और राइट में आ गया, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब ये जो आपने सेल तैयार किया दो हाफ सेल जोड़ के, अगर आपने इसकी कंडीशन स्टैंडर्ड रखी है, मतलब कंसंट्रेशन आपने लिया 1m, प्रेशर अगर है तो हमने 1 atm ले लिया, और टेम्परेचर आपने फिक्स किया 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने इसकी कंडीशन स्टैंडर्ड रखी, तो आप जब इसका ईएमएफ, अब जब आप इसका ई सेल नोटिस करेंगे, तो आप पोटेंशियोमीटर में इसका देख लेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो वो तो स्टैंडर्ड मिल गया। लेकिन अगर आप कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड ना रखें, मान लो मेरा मन है कि मैं ZnSO4 जो है वो 0.5 m का यूज करूं और CuSO4 जो है वो 2 m का यूज करूं,
मोलरिटी हम बदलना चाहते हैं, ठीक है। तो उस केस में जो ई होगा, ई सेल होगा, वो अब स्टैंडर्ड तो है ही नहीं, तो फिर क्या होगा? ये जो रिलेशन है कंसंट्रेशन के साथ ई सेल का जो रिलेशन है, क्या चेंज आएगा, वो हमें बताया नस्ट इक्वेशन ने। तो नस्ट इक्वेशन हमें क्या दिखाता है? दिस शोज हाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए सेल चेंजेस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिव स्पीसीज वेरीज फ्रॉम स्टैंडर्ड कंडीशंस। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम डेनियल सेल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आगे लेंगे, लेकिन अभी हम एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। हमने एक रिडॉक्स रिएक्शन ली, मैं बार बार रिडॉक्स रिएक्शन बोल रही हूँ। रिडॉक्स रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही होते हैं, क्योंकि जब आप ओवरऑल सेल की बात कर रहे हो तो उसमें एक पे एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा, तो ओवरऑल वो रिडॉक्स रिएक्शन दिखाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ए है, बी है और इसमें एन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है और सी डी प्लस डी डी। ठीक है, ये ए क्या है? आपके रिएक्टेंट है और ये क्या है? आपका उसका कोफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन क्या होगी इसकी? ई बराबर, ई मतलब ई सेल, टोटल सेल का, ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड, उस सेल का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस आर टी अपॉन एन एफ। ठीक है, एन एन मतलब लॉग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या है? सी और डी, सी की कंसंट्रेशन, ऊपर उसका कोफिशिएंट, डी ऊपर उसका कोफिशिएंट, नीचे रिएक्टेंट ए और बी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। जरा इसको थोड़ा सा सिंपल करते हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे तो पहले से ही इस नेक्स्ट इक्वेशन को सिंपल कर लिया जाता है, जिससे कि आसानी से हम वैल्यू पुट करके क्वेश्चन लगा सकें। आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, राइट। टी 25 डिग्री सेल्सियस, 25 प्लस 273 अगर हमें केल्विन में चेंज करना है तो 298 केल्विन, राइट। एफ क्या है? फेराडे कांस्टेंट 96500 कूलाम पर मोल, मतलब एक मोल में 96,500 कूलाम होते हैं, ये है एफ। एल एन एक्स मतलब अगर आपको एल एन एक्स बेस ई से चेंज करना है बेस 10 में, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है? 2.303 से। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारी की सारी उठा के आप यहाँ रख दो। जब आप यहाँ रखोगे और तो आप मल्टीप्लाई करोगे, सब कुछ करने के बाद ये आपके पास आ जाएगी नई नेक्स्ट इक्वेशन। वो क्या है आपकी? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन log with base 10 सेम प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट मतलब दोनों प्रोडक्ट का और रिएक्टेंट का। ठीक है, ये आपकी नई नेक्स्ट इक्वेशन आ गई सिंप्लीफाई होके। ठीक है, यहाँ पे जो Q है वो क्या है? रिएक्शन क्विसेंट्स है, जो ये मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आप Q भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार तो और अच्छे से समझ में आएगा। जब आप एप्लीकेशन देख लेते हो किसी चीज का तो बची हुई चीजें भी क्लियर हो जाती है। कैलकुलेट करिए ईएमएफ ऑफ द सेल एट 25 डिग्री सेल्सियस। सेल आपको यहाँ उन्होंने दिया हुआ है। ई नॉट सेल मतलब स्टैंडर्ड सेल की जो वैल्यू है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उन्होंने हमें दे दिया है और n बराबर 2 भी दे दिया है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि जो सेल मैंने आपको दिया है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। वो नहीं भी देते n बराबर 2 तब भी आप क्लियरली देख सकते थे, है ना। तो जरा अपने सेल पे आते हैं। हमें सेल दिया है Zn सॉलिड मतलब मेटल है, Zn2 प्लस 0.1 m मतलब ZnSO4 का सोल्यूशन है विथ 0.1 मोलरिटी, राइट। साल्ट ब्रिज लगा दिया। Cu2 प्लस 1 m मतलब CuSO4 का सोल्यूशन है और 1 मोलरिटी के साथ, और Cu सॉलिड मतलब Cu की मेटल है। तो ऑब्वियस है, हम क्लियरली देख सकते हैं ये डेनियल सेल है ना। डेनियल सेल बस क्या है, उसमें कंसंट्रेशन चेंज कर दी है और कंसंट्रेशन चेंज होने के साथ उस सेल का जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दिया है, ओवरऑल कंसंट्रेशन चेंज होने के बाद सेल का पोटेंशियल क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, ओके। सेल ले लो, लेफ्ट में लिखा है, लेफ्ट में लिखा है ये
राइट में लिखा है। हमें पता है अपने कंसेप्ट से LOAN जो लेफ्ट में होगा वो एनोड पे होगा और उस पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिख दो। लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राइट वाले का रिडक्शन होगा तो Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और ये Cu। ओवरऑल रिएक्शन लिख दो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट गए, Zn सॉलिड प्लस Cu2 प्लस एरो Zn2 प्लस प्लस Cu सॉलिड। ठीक है, यहां तक अब आप क्लियरली समझ गए होंगे कि मैं क्या लिखना चाहती हूँ। ठीक है, अब आप क्यू लिखो। आप यहाँ क्यू लिख सकते हो वरना डायरेक्ट नस्ट इक्वेशन लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों सेम ही वैल्यू देगा। प्रोडक्ट लिखो, लिख लिया कंसंट्रेशन ऑफ वन प्रोडक्ट, दूसरा कंसंट्रेशन ऑफ सेकेंड डिवाइड बाई रिएक्टेंट, फिर दूसरा रिएक्टेंट। ठीक है, तो जो सॉलिड है उनका जो कंसंट्रेशन है वो 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे Cu सॉलिड है मतलब रॉड है ये, इसका आप 1 रखेंगे, और यहाँ पे नीचे में जिंक सॉलिड है, ये भी रॉड है, इसका भी 1 रखेंगे। Zn2 प्लस कितना दिया है आपको क्वेश्चन में 0.1 m, आपने 0.1 m रख दिया ऊपर। Cu2 प्लस कितना दिया है 1 m, आपने 1 m रख दिया। ठीक है, तो Q कितना आ गया 0.1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और पीछे से कर लो या सीधा यहाँ पे मैंने नेक्स्ट इक्वेशन भी रख दी है। नेक्स्ट इक्वेशन अभी आप निकाल के लाए थे, कैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट नेक्स्ट इक्वेशन में रख दो। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग विद बेस 10 और ये सेम क्यू। राइट, वैल्यू रखो, ई नॉट सेल आपको दी है 1.1 माइनस 0.0591 अपॉन एन आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिया है। नहीं भी दिया होता तब भी आपको पता है कि जो रिएक्शन अभी आपने लिखी है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, वो तो उसने दे दिया आपको आसान करने के लिए। अगर वो नहीं देगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सेल में 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं। राइट, सॉल्व करोगे ये आपको आंसर आ जाएगा, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। नाउ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, आपको ईएमएफ निकालना है सेल का, और सेल यहाँ आपको दे दिया है उन्होंने, फिर से ई नॉट सेल वैल्यू दे दी है, एन की वैल्यू भी दे दी है। ठीक है, नहीं भी दिया होता तब भी आप पता कर लेते। ये लेफ्ट में लिखा है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ये राइट में लिखा है, इसका रिडक्शन हो गया। हमें यहाँ पे वैसे एक इलेक्ट्रॉन आता, आप Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन लिखते, लेकिन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमें यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन काटने हैं, काट दिए। 2Ag प्लस Cu, Cu2 प्लस प्लस 2Ag, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। टोटल सेल रिएक्शन है ये, क्या है ये टोटल सेल रिएक्शन। राइट, अब नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो। क्यों, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ पे अलग अलग दी हुई है, जब कंसंट्रेशन चेंज हो रही है तो उन कंसंट्रेशन के साथ आपका ई में क्या चेंज आ रहा है वो आपका ईएमएफ उसने पूछ लिया है आपसे। लगा दो, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग विद बेस 10 और ये क्यू। प्रोडक्ट क्या है Cu2 प्लस कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस Ag, कंसंट्रेशन ऑफ Ag यहाँ पे 2 है, इसका कोफिशिएंट 2 है तो ये ऊपर 2 गया, ध्यान देना। नीचे रिएक्टेंट में Ag प्लस और यहाँ 2 है तो ये ऊपर 2 गया, कोफिशिएंट यहाँ पे 1 नहीं है 2 है, ध्यान देना इस चीज का। मैं एक बार फिर से यहाँ पे क्लियर करके आपको बता दूं, ये 2 है तो यहाँ पे 2, ये 2 था यहाँ पे, ये जरूर देख लेना, कोफिशिएंट गड़बड़ नहीं कर देना, वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी। ई नॉट सेल की वैल्यू रख दी जो दी थी 0.0591 वोल्ट, ये वोल्ट है। ठीक है, एन की वैल्यू 2 दी है, लॉग विद बेस 10, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस कितना दिया है 1 m, रख दो 1 m। Ag जब सॉलिड में होगा मेटल होगा तो 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर। Ag प्लस कितना दिया है 0.1, 0.1 दिया है तो 0.1 का स्क्वायर, और Cu सॉलिड है तो 1 रखेंगे। आप क्लियरली सॉल्व कर लो, कुछ है नहीं, 0.1 का स्क्वायर आया है नीचे तो क्या होगा 0.01 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 होगा। और लॉग बेस 10 लॉग 100 कितना होता है, या आप ऐसे लिख दो लॉग 10 बेस 10 2, 2 आगे आ जाता है, 10 10 1 हो गया, लॉग 10 10 1 हो गया 2, और इस 2 से वो 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन है
कैलकुलेट स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ये सेल दे दिया है, स्टैंडर्ड ईएमएफ बता दो आप। दो उसने दे दिए हैं कि जब Ag प्लस और Ag इसका रिडक्शन हो रहा है तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ये है, जब Cu2 प्लस Cu में जा रहा है इसका रिडक्शन हो रहा है तो ये है। मतलब दोनों के ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उसने हमें दे दिए हैं। उसने ओवरऑल सेल का पूछ लिया है। तो ई नोट सेल, अभी फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड बताया था। तो एनोड हमारे कंसेप्ट LOAN से, एनोड का मतलब क्या है, एनोड का मतलब है लेफ्ट। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ई नोट राइट माइनस ई नोट लेफ्ट, या फिर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। तो क्या है, हमें क्या दिया गया है, कैथोड क्या है इसमें, लेफ्ट में क्या होगा एनोड। तो एनोड कहाँ है, यहाँ है। कितनी वैल्यू दी है, देखो पेन का कलर चेंज कर लूं, देखो ये एनोड है और वैल्यू दी है ये, रख दी मैंने यहाँ पे। कैथोड कहाँ है, राइट में है, वैल्यू कितनी दी है 0.80, ये रख दी। और ये ई नॉट सेल आपके पास आ गया। कुछ भी नहीं था, सबसे आसान था बिल्कुल। 2 मिनट भी नहीं लगना इस क्वेश्चन में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। अभी हाँ 2 टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं, टोटल 3 क्वेश्चन और देखेंगे हम। ठीक है, फिर ये हो जाएगा। 3 क्वेश्चन और इसके देखने हैं आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि फॉर ए इलेक्ट्रोड Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu, मतलब उन्होंने क्या किया, हमें केवल एक हाफ सेल दे दिया है, फुल सेल नहीं दिया है, केवल एक सेल दे दिया है कि मान लो ये है, और इसमें हमने क्या किया है CuSO4 भर दिया है, मतलब Cu2 प्लस आइंस इसमें है। ठीक है, और इसमें Cu की रॉड डाली हुई है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको ये पता करना है कि ई सेल क्या होगा Cu2 प्लस के लिए। ठीक है, ई सेल पता करना है एट दिस कंसंट्रेशन। ओके, कंसंट्रेशन उन्होंने दे दिया इसकी 0.01 मोलर। ओके, और स्टैंडर्ड वैल्यू भी इसकी हमें उसने दे दी है। स्टैंडर्ड वैल्यू का क्या मतलब है, जब उन्होंने 1 मोलर पे उसको मेजर कर लिया हो। ओके राइट, नेक्स्ट इक्वेशन लगा दो, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई कर लेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन क्या था आपका, E बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग विद बेस 10। आप यहाँ पे क्या लेते थे, प्रोडक्ट, यहाँ पे लेते थे रिएक्टेंट। जब बहुत सारा मतलब 2 हाफ सेल थे तो दोनों प्रोडक्ट का क्या होता था, मल्टीप्लाई होता था, रिएक्टेंट का मल्टीप्लाई होता था। यहाँ पे एक ही एक है तो उसको रख दो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हो, और ये नेक्स्ट इक्वेशन है, और इसके लिए आपने यहाँ पे नेक्स्ट इक्वेशन लिख ली है, मतलब Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Cu, ये रिएक्शन उसने हमें ऑलरेडी दे दी है। ठीक है, तो आप लोग क्या करना है, इसके लिए Q लिख लेना है, ये आ जाएगा क्या, प्रोडक्ट है तो Cu सॉलिड कंसंट्रेशन अपॉन Cu2 प्लस आइंस, यहाँ पे इस टाइप से लिख दिया। जो सॉलिड होता है आप जानते हो उसका 1 होता है, Cu2 प्लस आइन का आपको 0.01 दिया ही है ऑलरेडी। 0.01 अपॉन में होने का मतलब है ऊपर आ जाएगा 10⁻² करके, 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा और ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको सिंप्लीफाई कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया है। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे क्वेश्चन का, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थोड़ा सा नया लग रहा होगा, अरे भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या आ गया इसमें। देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है, के इक्विलिब्रियम। ठीक है, थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करोगे ना चीजों को, आपको समझ में आ जाएगा कैसे। ये जो के इक्विलिब्रियम होता है ये रिलेटेड होता है डेल्टा जी नॉट से। ठीक है, इक्विलिब्रियम पे आपको लाइन बाई लाइन लेके चलते हैं। सबसे पहले आप नेक्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। ओके, हम जानते हैं डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई होता है। अभी हम पीछे देख के आए ये फॉर्मूला। अगर हम स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए तो डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए हो गया। तो ये यहाँ पे लिख लिया है। डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम भी होता है, ये भी एक फॉर्मूला है। दोनों फॉर्मूला को उठा के अगर आप इक्वेट कर देंगे, बराबर कर देंगे,
तो बराबर करने पे आपको आपका जो फॉर्मूला है वो मिल जाएगा। या फिर अगर आप इक्वेट नहीं भी करना चाहते हैं तो सीधा डेल्टा जी नॉट बराबर माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम इसमें रखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में आओ। नेक्स्ट इक्वेशन ये है, जब भी आप के इक्विलिब्रियम की मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करोगे तो उस केस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम पे जो सेल होता है, ई सेल जो होता है वो जीरो होता है। जब ई सेल जीरो होगा तो आप नेक्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे जीरो रख देंगे। स्टैंडर्ड ई नॉट सेल आप ऐसा ही रखेंगे और माइनस आर टी की वैल्यू है 0.01n1 अपॉन एन लॉग। अब यहाँ पे Q की जगह के इक्विलिब्रियम आ जाएगा, क्योंकि आपने इस पूरे Q को मतलब Q क्या था, Q था प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, है ना। लेकिन जब आप इस चीज को इक्विलिब्रियम रिएक्शन मान रहे हो कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, तो ये जो Q हो जाएगा वो के इक्विलिब्रियम हो जाएगा, इक्विलिब्रियम रेट कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस केस में यहाँ पे बस जीरो रख दो और यहाँ पे के इक्विलिब्रियम रख दो, और जो आपका सेल सिंप्लीफाई हुआ वो आपका फाइनल आपको इक्विलिब्रियम की वैल्यू दे देगा के इक्विलिब्रियम की। तो ई नोट सेल हमें कितना दिया है क्वेश्चन में, कितना दिया है, ये दिया है 0.25 वोल्ट, रख दिया हमने, ठीक है। और एन हमें 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, यहाँ पे दिए हैं बिल्कुल, रख दिए हमने 2 इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे आ गए तो इसमें मल्टीप्लाई हो गए, 0.0591 रह गया, लॉग के इक्विलिब्रियम रह गया। सॉल्व किया दोनों को, सॉल्व करने के बाद लॉग के इक्विलिब्रियम इतना आ गया। कैलकुलेटर आपके पास है ही, आप जब इसका बेस 10 करोगे तो यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और कोई तरीका है? हाँ, एक क्वेश्चन और है, ये बिल्कुल सिंपल है। उन्होंने गिब्स फ्री एनर्जी पूछ ली है डेल्टा जी, जब ई सेल दे दिया है, एन की वैल्यू भी दे दी है, फॉर्मूला लगा दो, डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई। एन 3 इलेक्ट्रॉन दिया है, एफ 96,500 आपको पता ही होता है, ठीक है। और ई नॉट सेल 0.45 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें कुछ खास था नहीं, ये आपके क्वेश्चंस हो गए। अब हम नए टॉपिक पे आ गए हैं, जो पहले भी क्वेश्चन में आ रखा है, पेपर में आ रखा है, वो है आपका सेल। हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपको समझा दिया कि ईएमएफ कैसे जनरेट होता है, मेजर कैसे करते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, उसको इफेक्ट करने के फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। फिर हमने आपको डेनियल सेल का एग्जांपल लेके सब कुछ बता दिया। फिर आपने नेक्स्ट इक्वेशन पढ़ ली, नेक्स्ट इक्वेशन को अप्लाई करते हुए जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल पॉसिबल थे सारे न्यूमेरिकल आपने लगा लिए। अब हम फिर से थ्योरेटिकल पार्ट पे आ गए हैं, वो है आपके सेल, जिसमें हम पढ़ेंगे लेग्रांजे सेल या फिर डराई सेल, और दूसरी साइड हम पढ़ेंगे लेड एसिड बैटरी सेल, ठीक है। तो दोनों सेल को हम कंपेयर करते हुए एक साथ पढ़ेंगे, जिससे आपको इसको तैयार करने में आसानी रहे, क्योंकि हम शॉर्ट नोट बना रहे हैं, आपको शॉर्ट नोट बता रहे हैं, तो हम ऐसे डिटेल में थ्योरेटिकल पार्ट में नहीं जाएंगे। हम इस तरीके से बताएंगे कि आपको चीजें दिमाग में रहे और आप अपने कम टाइम में उसको रिवाइज कर सकें, ठीक है। चलिए, तो दोनों सेल को पैरेलली करते हैं, ठीक है। पहला सेल जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वो है ड्राई सेल या फिर लेग्रांजे सेल, ओके। और दूसरा सेल जो हम पढ़ेंगे वो है लेड एसिड स्टोरेज बैटरी सेल, ठीक है, या फिर लेड बैटरी सेल। दोनों में क्या अंतर है, ये जो सेल है पहला, ये है प्राइमरी गैल्वानिक सेल, प्राइमरी गैल्वानिक सेल। वही जो लेड बैटरी सेल है ये है सेकेंडरी सेल। अब इन दोनों में क्या अंतर होता है, जो प्राइमरी सेल होते हैं, प्राइमरी सेल जो होते हैं वो नॉन रिचार्जेबल सेल होते हैं, मतलब ऐसे सेल कि आपने उनको यूज किया, यूज करने के बाद वो खत्म हो गए, उसके बाद खत्म, ठीक है। जैसे कि आपकी घड़ी में जो सेल पड़ा होता है ये प्राइमरी सेल है, और यही क्या है, घड़ी का जो सेल है वही ड्राई सेल है, ठीक है, लेग्रांजे सेल है। अभी हम डिटेल में देखेंगे इसको। वही लेड बैटरी लेड एसिड बैटरी सेल जो है ये आपके जो इन्वर्टर में है, आपके इन्वर्टर में क्या होता है कि इन्वर्टर डिस्चार्ज हुआ, आपने करंट जैसे ही उसको दिया फिर से वो चार्ज हो गया,
तो ये क्या है, रिचार्जेबल सेल है, तो इन्हें आप कहते हैं सेकेंडरी सेल या फिर रिचार्जेबल सेल। तो आपको डिफरेंस समझ में आया। जो लेग्रांजे सेल या ड्राई सेल है वो नॉन रिचार्जेबल सेल है या फिर प्राइमरी गैल्वेनिक सेल है। वही दूसरी साइड लेड एसिड बैटरी जो सेल है वो सेकेंडरी सेल है या रिचार्जेबल सेल है। ठीक। नाउ जो प्राइमरी और नॉन रिचार्जेबल है ऑब्वियस है वो इरिवर्सिबल होगा, बल्कि दूसरी साइड जो सेकेंडरी या रिचार्जेबल है ऑब्वियस है वो रिवर्सिबल होगा। मतलब पहले मान लो डिस्चार्ज से चार्ज हुआ और फिर चार्ज से फिर से डिस्चार्ज हो गया, कैसा हो गया, रिवर्स हो गया ना, रिवर्सिबल हो गया। पर यही जो घड़ी के सेल है, लेग्रांजे सेल है या फिर ड्राई सेल है, एक बार डेड हो गया सेल मतलब डेड हो गया। ठीक है, ओके। नाउ एग्जांपल के तौर पे टॉर्चेज, क्लॉक्स, टॉयज, इनके सेल। दूसरी साइड मैं बता चुकी हूँ, इन्वर्टर, ऑटोमोबाइल्स या पावर बैकअप्स, ये। नाउ अब जो मेन है वो है कंस्ट्रक्शन, कि कौन एनोड कौन कैथोड, किसमें क्या कैसे बनेगा। सबसे पहले लेते हैं हम इसकी बात, ड्राई सेल की। इसे पहले आप ड्राई सेल ना बोलो, आप बोलो लेग्रांजे सेल। थोड़ा सा मैं इसका कंफ्यूजन आपको बाद में क्लियर करूंगी। क्या बोलो, लेग्रांजे सेल। लेग्रांजे सेल सोचो अभी, इसमें क्या है, एनोड है आपका जिंक का रॉड। ठीक, और इस जिंक के रॉड में जो एनोड की तरह काम करेगा, और कैथोड है आपका MnO2 एंड कार्बन। इलेक्ट्रोलाइट है आपका NH4Cl सॉल्यूशन, और डीपोलराइजर है आपका MnO2। क्या बोल रही हूं मैं अभी बताती हूँ, थोड़ा सा आगे देखो। ये देखो एक बार, इस सेल पे फोकस करो। ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में ये जो है वो है जिंक की रॉड जो आपका एनोड का तरह काम करेगा। इस कंटेनर के अंदर आपने डाल रखा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl। दूसरी साइड इसमें ये कार्बन की रॉड है, और ये जो है इस रॉड को आपने एक छोटे से किसी कंटेनर में डाल रखा है जिसमें आपने भर रखा है पाउडर्ड MnO2 एंड ग्रेनुलेटेड कार्बन। ये आपका पूरा कैथोड है। ठीक, तो आपने यहाँ पे एनोड और कैथोड दोनों को मिला के एक बड़े से जार में रखा हुआ है, जिस जार में आपने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl भरा हुआ है, और ये आपका बन गया क्या, लेग्रांजे सेल। आप जब भी देखोगे ना, जब भी आप नेट पे लेग्रांजे सेल का देखोगे तो ऐसे करके आपको दिखेगा, एक कांच का बड़ा सा पॉट होगा, उसमें व्हाइट कलर का बड़ा सा जैसे जार नहीं होते थे पहले, वो जार रखा होगा, उसमें ऐसे ब्लैक ब्लैक कलर की रॉड डली होगी, है ना, इस टाइप का आपको क्लियरली दिखेगा ये, आप जब भी चेक करोगे इसको बुक्स वगैरह में। अभी क्या हुआ कि ये जो सेल था, ये लेग्रांजे सेल, ये बहुत बल्की सेल है, मतलब आप कहीं पे भी इसको ऐसे कैरी नहीं कर सकते, ये पोर्टेबल वगैरह नहीं है। तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। क्या मॉडिफिकेशन किया गया, जो जिंक की रॉड थी उसकी जगह क्या किया, जिंक की कैन यूज कर ली। कैन मतलब जैसे आप स्प्राइट की कैन लेते हो, थम्स अप की कैन लेते हो, तो जो कैन नहीं आती है जिसमें आप सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हो, तो वो इन्होंने इसको बनाने के लिए जो कैन ली, उतनी बड़ी कैन नहीं बता रही हूँ मैं बस केवल एक शेप बता रही हूँ। ठीक है, जो कैन ली वो जिंक की ले ली, तो मतलब एनोड यहाँ पे तैयार हो गया, हमें अलग से ऐसे एनोड की रॉड नहीं डालनी पड़ी। चलो बढ़िया है, अब कैन में जिंक भी हो गया, एनोड की तरह काम भी कर रहा है, और वो एक कंटेनर की तरह भी दिखेगा, है ना। फिर क्या हुआ, इस जिंक कैन के अंदर एक कार्बन की रॉड डाल दी, और इन दोनों के बीच में MnO2 और कार्बन ब्लैक का मिक्सचर भर दिया। ये आप देखो, ये आपको दिख रहा है, ये कैन है जिंक की, और इसके ऊपर यहाँ पे कोटेड पेपर लगा दिया है, सेपरेट करना पड़ेगा ना हमको। फिर इस कैन के अंदर ही कार्बन की रॉड डाल दी, और इस कैन और इस रॉड के बीच में भर दिया MnO2 प्लस C ब्लैक, कार्बन ब्लैक। खुद सोचो कितना बड़ा सा एक सेल, बड़ा सा कांच का कंटेनर, उसके अंदर एक जार, जार के अंदर एक कार्बन की रॉड, जार के बाहर जिंक की रॉड, इतना बल्कि से सेटअप को इतने छोटे से सेटअप में कन्वर्ट कर दिया। ये जो छोटा सा सेटअप है ना, यही आपको सेल जो बैटरी में डालते हो, घड़ी में डालते हो ना, हाथ वाली घड़ी नहीं, दीवार वाली घड़ी, है ना, उसमें जो डालते हो ना आप,
वो यही सेल है जिसे आज आप ड्राई सेल कहते हो। क्या कहते हो? ड्राई सेल। तो अब देखते हैं हम इसकी रिएक्शन, ठीक है। तो इसकी एक बार रिएक्शन देखते हैं। सबसे पहले एनोड पे क्या हो रहा है? एनोड पे जो हमारा जिंक रॉड है या फिर जो ड्राई सेल के केस में जो जिंक की कैन है वो हो रही है डिसॉल्व। डिसॉल्व होने का क्या मतलब है कि आपका जो जिंक है जो सॉलिड फॉर्म में है वो जिंक आयन की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब मेटल आपका जो है वो डिसॉल्व हो रहा है, राइट। तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन है, क्योंकि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन है। तो ऑक्सीडेशन किस पे होता है? एनोड पे। ऑब्वियस है, हो गया। नाउ कैथोड। कैथोड क्या है? कार्बन रॉड है, ठीक है। और ये सराउंडेड है MnO2 से। अभी हमको दिमाग में क्या आ रहा होगा कि हमारी जो कार्बन रॉड है उस पे हो रहा होगा रिएक्शन, वो कैथोड की तरह काम कर रहा होगा, पर नहीं। जो कार्बन रॉड है ना यहाँ पे, वो केवल और केवल करंट को कलेक्ट करने के लिए यूज किया गया है, ठीक है। कि आपके जो एनोड से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उसको लेने के लिए हमें एक इनर्ट सरफेस चाहिए, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट कर सके। तो वो करंट कलेक्टर की तरह ये आपका कार्बन की रॉड काम कर रही है, पर एक्चुअल एनोड का जो रिएक्शन है वो काम करेगा MnO2। कैसे होगा? MnO2 हमें रिएक्ट करवाना है कैथोड पे, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब जो आपका लेक्रांचे सेल है उसमें हम इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज कर रहे हैं? अगर आपको याद है, जस्ट पीछे देखा होगा, NH4Cl इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट है NH4+ आइंस एंड Cl- आइंस, ठीक है। अब ये जो आइंस है, जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये आइंस जाने लगते हैं कैथोड और एनोड पे। एनोड एनोड पे जाते हैं एनाइंस, और एनाइंस क्या है? Cl-। एनोड पे जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+ पे, और इस पे जा रहे हैं Cl- फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट, तो ये कन्वर्ट हो जाता है ZnCl2। तो आप देख सकते हो कि Zn2+, इवन हमारी मेटल डिसॉल्व हो रही है, Zn2+ बन रहे हैं, पर फिर भी Zn2+ अकुमुलेट नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट से आने वाले Cl- आयन ZnCl2 में इसको कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्व। दूसरा, कैथोड पे जाएंगे कैटाइंस। कैटाइंस है आपके NH4+, ठीक है। तो यही NH4+ क्या कर रहे हैं यहाँ पे? रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और MnO2 जो है वो NH4+ के साथ जब ये रिएक्शन जा रही है और हमें एनोड से इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे मिल गए हैं, तो ये बना ले रहा है MnOOH और रिलीज कर रहा है अमोनिया को, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या हो गया? ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई एनोड और कैथोड दोनों पे। इसके बाद जो आपका MnO2 है, ये डीपोलराइजर की तरह भी काम कर रहा है। डीपोलराइजर मतलब कि जब ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही होती है तो H2 गैस निकलती है। अब ये H2 को अकुमुलेट नहीं होने दे रहा है MnO2, बल्कि H2O में कन्वर्ट कर दे रहा है, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है? आपने दो रिएक्शन देखी। एनोड पे आपने देखा कि Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। कैथोड पे आपने क्या देखा कि हमारा MnO2, कौन? MnO2 जो है वो रिड्यूस्ड होगा इन प्रेजेंस ऑफ NH4+ आइंस, ठीक है। और यहाँ पे बनेगा MnOOH प्लस अमोनिया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे एक ही है और ऊपर वाली रिएक्शन में 2 हैं, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन तो जो है वो बैलेंस करने हैं 2। तो जैसे आप टोटल दोनों रिएक्शन को जोड़ेंगे तो हमें ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या मिला? 2MnO2, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, आपको विजुअल रहेगा। 2MnO2, 2NH4+, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या था? 2MnOOH प्लस। तो ये क्या हो गया? Mn2O3, क्योंकि टोटल 4 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन यहाँ यूज हो गए और एक H2O यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है। तो मुझे ही लग रहा है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम आनी चाहिए, बिल्कुल बैलेंस रिएक्शन है, सब कुछ इसमें परफेक्ट है। ये देखिए ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं कि कैसे Zn Cl2 बन गया, जो मैं आपको बता चुकी हूँ।
Mn2O3 बन गया। ओके, और यूज क्या हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है जो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ भी एक्युमुलेट नहीं हो रहा है, ना तो Zn2 प्लस एक्युमुलेट हो रहा है क्योंकि ये बन जा रहा है ZnCl2। H2 भी नहीं एक्युमुलेट हो रहा है कैथोड पे, क्यों, क्योंकि MnO2 डीपोलराइजर की तरह काम कर रहा है, H2 को H2O में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये कंप्लीट लैग्रांज सेल या ड्राई सेल आपका बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। क्या क्या रिएक्शन इन्वॉल्व है वो भी बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। कैथोड क्या है, एनोड क्या है, सब कुछ आपने देख लिया है। ठीक है, नाउ लेड एसिड बैटरी, हम दो एक साथ पढ़ रहे हैं सेल, दूसरा हम स्टार्ट करते हैं लेड एसिड बैटरी। कुछ पॉइंट जो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं इसके बारे में, जैसे ये सेकेंडरी सेल है, दूसरा रिचार्जेबल है। तो रिचार्जेबल है और सेकेंडरी सेल है, तो इसमें क्या दो प्रोसेस होंगे। पहला डिस्चार्जिंग, मतलब सेल डिस्चार्ज होगा, और दूसरा चार्जिंग, मतलब चार्जिंग होगी। तो ये क्या है, रिवर्सिबल है, पहले डिस्चार्ज और फिर बाद में चार्ज। ठीक है, नाउ अभी जो पहले हम देख के आए हैं लैग्रांज सेल, हमने जो पीछे अभी पढ़ा, वो क्या हो रहा था, डिस्चार्ज हो रहा था, डिस्चार्जिंग ही है। मतलब मान लीजिए दीवार घड़ी में आपने सेल डाला, एक बार आप यूज कर रहे हैं, बहुत दिनों तक वो सेल चला, धीमे धीमे डिस्चार्ज होता चला गया और एक टाइम के बाद सेल डेड हो गया, फिर आपको वो सेल हटाना पड़ता है, नया सेल डालना पड़ता है, क्योंकि वो चार्जेबल नहीं है आप जो अभी यूज कर रहे हो। ठीक है, तो क्या हुआ, वहां पे डिस्चार्जिंग हो रही है। तो ये जो कंसेप्ट है अपना लोन वाला, मतलब लेफ्ट में ऑक्सीडेशन एट एनोड वाला, ये डिस्चार्जिंग के केस में काम कर रहा है, नॉर्मल केस में काम कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं अपने लेड एसिड बैटरी पे। हमने बताया इसका एग्जाम्पल क्या है, जो इन्वर्टर में जो बैटरी होती है वो, या जो पावर बैकअप्स रखते हैं, या जो ऑटोमोबाइल जो गाड़ियों वगैरह में बैटरी होती हैं वो। ठीक है, तो ये सारे क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। हम इन्वर्टर वाली बैटरी को ही अभी इमेजिन करके चलते हैं। ठीक है, तो इसमें एनोड और कैथोड क्या होता है। हम सबसे पहले केस लेते हैं डिस्चार्जिंग का, मतलब आपका इन्वर्टर ऑलरेडी चार्ज है, लाइट गई हुई है, उसको कोई पावर सप्लाई अभी नहीं मिल रहा है, और वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, मतलब उसके अंदर अभी रिएक्शन हो रही है, और रिएक्शन होने के बाद वो क्या कर रहा है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके आपको दे रहा है। ठीक है, नाउ क्या होगा इस केस में, मान लीजिए ये है आपका सेल, एक जो रॉड पड़ी होती है वो पड़ी होती है पीवी, स्पॉन्जी लेड। ठीक, ये काम करता है एनोड का, और एक और रॉड पड़ी होती है उसमें, वो पड़ी होती है PbO2 की, जो काम करता है कैथोड का। ये दोनों जो रॉड हैं, इन दोनों रॉड को जिस कंटेनर में रखा जाता है उसके बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है, डाइल्यूट H2SO4। ठीक, H2SO4 इसमें भरा हुआ है। अब H2SO4 इसमें इलेक्ट्रोलाइट है, Pv इसमें एनोड है, PbO2 इसमें कैथोड है। रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी, एनोड है Pv, और इलेक्ट्रोलाइट से हमें मिल गया SO4 2 माइनस, तो यहाँ पे क्या बन गया PbSO4, और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकल गए। मतलब ये क्या है, दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। अगर आपको कंफ्यूजन है कि ऑक्सीडेशन कैसे है, तो यहाँ Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0, और यहाँ Pb का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +2, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिलीज हुए। कैथोड है आपका PbO2 रॉड। PbO2 रॉड क्या करेगा, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट में H+ और SO4 2 माइनस है उनसे रिएक्ट करेगा, और दो इलेक्ट्रॉन हमें कहाँ से मिल गए, एनोड से, इसने फिर PbSO4 बना लिया और दो H2 रिलीज कर दिए। दो सेल, एनोड और कैथोड दोनों की सेल रिएक्शन अब हमारे सामने है। हमें क्या करेगा, ओवरऑल डिस्चार्जिंग की रिएक्शन हम लिख लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, Pb का Pb आ गया, PbO2 आ गया, दोनों में H2SO4 हो रहा है, दोनों में H2SO4 हो रहा है, 2 H2SO4 कर दिया। ठीक है, और अगर आपको दोनों में H2SO4 में कंफ्यूजन है ना, तो एक बार मैं दिखा देती हूँ। ऊपर वाले में क्या है, SO4 माइनस, नीचे वाले में क्या है, 4H प्लस SO4 माइनस 2 माइनस। ठीक है, ये हो गया। तो जब आप जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, 4H प्लस प्लस 2SO4 2 माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2
H2SO4। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 2H2SO4 लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पे भी PbSO4, यहाँ पे PbSO4 2 हो गया और ये H2O। ओवरऑल रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। आगे चलते हैं। देखिए, अभी डिस्चार्जिंग हो गई। डिस्चार्जिंग होने के बाद अभी क्या हुआ कि अब आपका जो इन्वर्टर है वो डिस्चार्ज हो गया। अब डिस्चार्ज होने के बाद आपको उसकी चार्जिंग करनी पड़ेगी। तो क्या करेंगे, आप बैटरी को कनेक्टेड करेंगे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल सप्लाई से। मतलब अब आप उसको दे रहे हैं करंट, उसको दे रहे हैं आप पावर। आपने स्विच ऑन कर दिया, चार्जिंग पे लगा दिया उसको। तो अब जो रिएक्शंस है वो जस्ट अपोजिट हो जाएगी। मतलब पहले जो कैथोड था वो अब एनोड हो जाएगा, पहले का जो एनोड था वो अब कैथोड हो जाएगा। तो रिएक्शन भी उल्टी हो जाएंगी। पहले जो एनोड पे हो रही थी वो अब कैथोड पे होगी, और वो भी रिवर्स, वो भी रिवर्स। ठीक है, और जो पहले कैथोड पे हो रही थी वो एनोड पे होगी, वो भी रिवर्स। ठीक है, जस्ट जस्ट अपोजिट कर देनी है। पहले जो प्रोडक्ट बन रहा था वो अब रिएक्टेंट है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका ओवरऑल रिएक्शन जो कंप्लीटली रिवर्स हो गई है। आप चेक कर सकते हो, पहले ये रिएक्टेंट था, अब ये प्रोडक्ट है। ठीक है, अब एक जो पॉइंट मैं बताना चाहूंगी कि पहले एक बार आओ, पहले आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे H2SO4 यूज हो रहा है, मतलब कंज्यूम हो रहा है आपको इलेक्ट्रोलाइट। और जैसे ही चार्जिंग हुई आपका इलेक्ट्रोलाइट आपको वापस मिल रहा है, मतलब आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो रीस्टोर हो रहा है। तो ये भी दिक्कत नहीं है कि हमारा इलेक्ट्रोलाइट खत्म हो रहा है, चार्जिंग होने पे वो आपको वापस मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये सेल खत्म हो गया मेरी तरफ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने क्या क्या पढ़ लिया? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, वोल्टाइक या गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किसे कहते हैं, डेनियल सेल क्या है, इलेक्ट्रोमोटिक फोर्स क्या है, और ई सेल का फॉर्मूला क्या है, नस्ट इक्वेशन, नस्ट इक्वेशंस के जितने भी एप्लीकेशन हो सकते थे, जितने भी न्यूमेरिकल उन पे बन सकते थे, वो सारे न्यूमेरिकल आपने देख लिए। ठीक है, आपने इलेक्ट्रॉन सेल देख लिया, ड्राई सेल देख लिया, और आपने लेड एसिड बैटरी सेल भी कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके अनदर पार्ट पे, वो है कोरोजन। हम यहाँ पे कोरोजन भी कवर करेंगे। कोरोजन कवर करने के बाद ये हम यहाँ पे खत्म कर देंगे अपना लेक्चर, और इसके पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे फ्यूल्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट हम इसमें कवर कर रहे हैं, फ्यूल्स का पार्ट हम उसमें कवर करेंगे। अब हम देखते हैं कोरोजन। कोरोजन क्या होता है? जनरली अगर हमारे दिमाग में कोरोजन आता है तो हम यही सोचते हैं कि अरे जंग लग जाना, उसे कोरोजन कहते हैं। मतलब रस्टिंग ऑफ आयरन जो है वही क्या है, कोरोजन है, ऐसा हम सोचते हैं। पर कोरोजन बहुत सारे टाइप के हैं। ठीक है, तो अगर हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या है, द स्पॉन्टेनियस डिटोरियोरेशन ऑफ ए मेटल ड्यू टू केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट। मतलब अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट की से जो केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन करके मेटल का जो स्पॉन्टेनियस डिटोरियोरेशन होता है, मतलब मेटल जो स्पॉइल होती है, वो जो प्रोसेस है उसे ही आप कोरोजन कहते हैं। मोस्टली कोरोजन में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं वो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस ही होती हैं। मतलब कहीं ना कहीं जब कोरोजन हो रहा होता है तो आपके जो मेटल सरफेस है उस पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनने का मतलब क्या है कि एनोड बन जाता है और कैथोड बन जाता है। अब कौन एनोड कौन कैथोड? तो आपकी जो मेटल है, ऑब्वियस है कि मेटल है तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होगी, तो वो इजिली क्या इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना चाहती है। तो मेटल हमेशा डिकम्पोज होना शुरू कर देती है और मेटल आयन में कन्वर्ट होना शुरू कर देती है और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना शुरू कर देती है। मतलब मेटल का ऑक्सीडेशन होने लगता है। तो जब भी मेटल का ऑक्सीडेशन होने लग जाता है तो वहां पे एनोडिक साइड जनरेट होने लग जाती हैं। एनोडिक साइड जनरेट होने के बाद हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन, जो हमें एयर से मिल जाती है। अगर हमारा जो वाटर है अगर वो एसिडिक नेचर का है कहीं ना कहीं तो हमें वहां से H+ मिल जाते हैं। अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में CO2 है, वो डिजोल्व हो रखी है, तो वो मॉइस्चर के साथ मिलके H2CO3 वीक एसिड बना लेती है जहां से हमें H+ मिल जाते हैं। मतलब हमारे एनवायरनमेंट में हमें ऑक्सीजन, H+,
मतलब इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेटल सरफेस पे कैथोडिक साइट अवेलेबल हो जाती हैं। अब देखिए, एनोड अवेलेबल हो गया, कैथोड अवेलेबल हो गया, सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल प्रोसेस चालू हो जाएगा और वो फिर कोरोजन करना स्टार्ट कर देगा। देखते हैं कैसे। देखिए, कोरोजन के क्या क्या टाइप होते हैं। ये डिपेंड करता है कि कोरोजन विदाउट मॉइस्चर हो रहा है या फिर मॉइस्चर की प्रेजेंस में हो रहा है। अगर वो बिना मॉइस्चर के, बिना नमी के, बिना पानी के हो रहा है तो उसे कहते हैं ड्राई कोरिजन या फिर केमिकल कोरिजन। ठीक है, मतलब नो मॉइस्चर, नो इलेक्ट्रोलाइट, डायरेक्ट अटैक ऑफ गैसियस ऑन द मेटल। ठीक है, तो वो है आपके ड्राई या केमिकल कोरोजन। अगर वो ऑक्सीजन का अटैक हो तो उसे ऑक्सीडेशन कोरोजन कहेंगे। अगर आपका SO2 या H2S वगैरह से अटैक हो रहा है तो सल्फिडेशन कोरोजन कहेंगे। अगर कोई हेलोजन लाइक क्लोरीन या फ्लोरीन वो अटैक कर रही है मेटल पे, उसको कोरोड कर रही है, तो हेलोजन कोरोजन कहेंगे। अगर N2 की वजह से वहां पे कोरोजन हो रहा है तो उसे नाइट्रिडेशन कोरोजन कहेंगे। ठीक। दूसरा केस क्या है कि अगर कोरोजन में मॉइस्चर इन्वॉल्व है तो उसे कहेंगे वेट कोरोजन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। इसके भी कुछ टाइप्स हैं। अगर ये कोरोजन बिल्कुल पूरी सरफेस पे एक जैसा हो तो यूनिफॉर्म कोरोजन। अगर पूरे सरफेस पे कोई एक ऐसी स्पेशल रीजन मिल जाए कि जहाँ पे कोरोजन हो रहा है तो लोकलाइज्ड कोरोजन। अगर मान लो सरफेस पे ऐसी कोई सिचुएशन है जहाँ पे यहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कुछ और है और यहाँ कुछ और है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पे अगर वहाँ कोरोजन हो रहा है तो कंसंट्रेशन सेल कोरोजन। और अगर दो डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हैं, अलग अलग टाइप की मेटल्स हैं और वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट हुआ और फिर कोरोजन हो रहा है तो गैल्वेनिक कोरोजन। ठीक है, एक बार हम डिटेल में पढ़ते हैं ड्राई कोरोजन या फिर केमिकल कोरोजन। ये क्वेश्चन आ रखा है, ड्राई कोरोजन पे क्वेश्चन आया हुआ था। देखते हैं ड्राई कोरोजन, बिल्कुल दिमाग में आ रहा है ड्राई है या केमिकल कोरोजन है तो मॉइस्चर का कोई काम है नहीं। डायरेक्ट अटैक ऑफ मेटल, direct attack on the metal by dry gases at ordinary or elevated temperature. ठीक है, since chemical cell are not involved, hence electron transfer takes place through direct chemical combination। यहाँ पे भी कोई केमिकल सेल तो यहाँ इन्वॉल्व है नहीं, मॉइस्चर वगैरह है नहीं, तो कोई सेल वगैरह इधर नहीं बन रहा, कैथोड एथोड कुछ नहीं बन रहा। ठीक है, यहाँ पे सिंपल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है वो डायरेक्ट केमिकल कॉम्बिनेशन से ही हो रहा है। तो इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में क्या होता है, जैसे आपका मेटल सरफेस है और मेटल सरफेस पे आपका जो गैस है वो एब्जॉर्ब होने लगे। ठीक है, देखो 2 टर्म होते हैं, एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब। एब्जॉर्ब होने का मतलब है कि उसके अंदर चला जाए पोर्स में, जैसे जो स्पंज होता है ना जिसके अंदर पानी एकदम से चला जाता है, आप ऐसे स्क्वीज करते हो तो पानी निकलता है, वो है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब हो गया, अंदर चला गया और वो केवल सरफेस पे ही बैठा रहे। जैसे आपके सूज पे डस्ट लग जाती है, जैसे ब्लैक कलर के सूज है और डस्ट एकदम से बैठ गई है, डस्ट पार्टिकल क्या हो रखे हैं उस सरफेस पे, एब्जॉर्ब हो रखे हैं, मतलब जस्ट ऊपर ऊपर उस पे लग रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, गैसेस जो है वो एड्सॉर्ब हो जाती है, रिएक्टिव गैसेस, और फिर उसके बाद केमिकल रिएक्शन करती हैं। जरा एक बार रिएक्शन देख लेते हैं। पहला, ऑक्सीडेशन कोरिजन। ये होता है आयरन फर्नेसेस में, मतलब जो भट्टियां हैं, फर्नेसेस हैं जो, वो बहुत हाई टेम्परेचर पे काम करती हैं। जैसे 1200, 1300, 2000 डिग्री सेल्सियस तक उनके टेम्परेचर वगैरह जाते हैं। ठीक है, तो बहुत हाई टेम्परेचर पे, और ऑक्सीजन तो अवेलेबल रहता ही है, आप उसमें जो भी चीज, जो भी प्रोसेस करा रहे होगे उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहे होगे। ठीक है, वो भी डिपेंड करता है कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो अगर वहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है, ठीक है, और आयरन का तो वो हो सकता है कि वो पूरा कंटेनर, पूरे सेटअप जो है आयरन के बने हो और टेम्परेचर हाई हो, तो वहां पे इस टाइप का कोरोजन हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो आपकी आयरन मेटल है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में Fe2O3 बनाने लगती है। ये एक टाइप का पोरस स्केल फॉर्मेशन होता है जो स्लोली स्लोली फ्लेक्स ऑफ हो जाता है, मतलब ऐसे पपड़ी टाइप बन जाता है और फिर ऐसे हट जाता है। मतलब एक टाइप से आपकी फ्रेश मेटल को ये धीमे धीमे खराब कर देता है। ठीक है,
दूसरा, जैसे एल्युमिनियम कुकवेयर है, मतलब एल्युमिनियम के हमारे बर्तन, कुकर, ये सब चीजें हैं। इसमें क्या होता है, एल्युमिनियम की जो मेटल है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में Al2O3 बना लेती है, ऑक्साइड बना लिया। पर इस केस में अलग है, इसमें क्या है कि जो ऑक्साइड बना वो प्रोटेक्टिव लेयर बनी है, मतलब वो ऐसी लेयर बनी है जिसने हमारे एल्युमिनियम के बर्तन को प्रोटेक्ट कर दिया है। मतलब अब ऑक्सीजन रिएक्ट नहीं कर पाएगा, उसको कोरोड नहीं कर पाएगा, ठीक है। फर्दर ऑक्सीडेशन को उसने स्टॉप कर दिया है। नाउ अगर मान लो सल्फिडेशन कोरिजन हो रहा है, तो इस केस में क्या है, ये होता है स्टील कॉइल्स इन रिफाइनरीज, मतलब आयरन वहाँ पे अवेलेबल है और H2O गैस, H2S गैस वहाँ पे निकल रही है या बन रही है या रिएक्शन के थ्रू अवेलेबल हो जा रही है। तो वो क्या होता है, हमारी आयरन मेटल के साथ FeS बनाने लगता है, जो ब्रिटल पोरस है, मतलब ये भी हमारे मेटल को एक टाइप से इसने कोरोड करना चालू कर दिया। हेलोजन कोरोजन ये होता है क्लोरीन ड्राइंग टावर्स में, मतलब जैसे कि मान लो हमारी कॉपर मेटल है और Cl2 वहाँ पे अवेलेबल है, ये बना लेता है CuCl2। इसने भी हमारी मेटल सरफेस को क्या किया, डिग्रेड करना शुरू कर दिया। नाउ नाइट्रिडेशन कोरिजन, ये होता है जब आपका नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर अवेलेबल हो, जैसे कि मान लो स्टील इन अमोनिया क्रैकिंग यूनिट्स, नाइट्रोजन यहाँ पे अवेलेबल थी, मेटल ने क्या किया, Fe3N बनाने लगा, मतलब हमारा मेटल जो है वो कहीं ना कहीं कोरोड होना चालू हो गया। नाउ कौन कौन से फैक्टर हैं जो ड्राई या केमिकल कोरिजन को इफेक्ट करते हैं। सबसे पहला, नेचर ऑफ द मेटल, ऑब्वियस है, अगर ऐसी मेटल होगी जो मोर स्टेबल ऑक्साइड बना रही होगी, तो अगर वो मोर स्टेबल ऑक्साइड बना लेगी तो वो ऑक्साइड बना के उस पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देगी, जैसे एल्युमिनियम के केस में Al2O3 बना, ठीक है, स्टेबल ऑक्साइड बना, प्रोटेक्टिव लेयर बन गई, फर्दर कोरोजन नहीं हो पाया, मतलब फर्दर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाया, मतलब कोरोजन लो हो गया। वही अगर ऐसी मेटल है जो स्टेबल नहीं बना रही है ऑक्साइड, तो उस केस में क्या है, वो और ज्यादा बनाएगा, रिएक्टिव है और ज्यादा बनाएगा, तो वहां पे कोरोजन हाई हो जाता है, क्योंकि कुछ भी प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे नहीं बना है, ठीक है। दूसरा, नेचर ऑफ द गैस, अगर कोई ऐसी गैस है जो बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग है तो वो क्या करेगा, इंटेंस कोरोजन करेगा। तीसरा है टेम्परेचर, हम जानते हैं जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो रेट भी बढ़ जाता है। तो टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर पे बात करें तो जो कोरिजन होता है वो बहुत निग्लिजिबल होता है, लेकिन वही अगर आप फर्नेस वगैरह में काम कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ वो टेम्परेचर बहुत हाई हाई रहते हैं, तो कोरिजन और ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ठीक है। आप प्रिवेंशन कैसे करोगे, प्रिवेंशन ऑफ ड्राई या केमिकल कोरोजन, प्रिवेंशन सबके कहीं ना कहीं सिमिलर ही है, एक ही तरीके से सबका प्रिवेंशन होता है, लगभग मिलता जुलता, जिसमें नंबर एक है, यूज मेटल फॉर्मिंग प्रोटेक्टिव फिल्म्स। आप अगर मेटल को बचाना चाहते हो तो उसको एक प्रोटेक्टिव फिल्म से कवर कर दो, ठीक है। दूसरा, उसकी सरफेस की कोटिंग कर दो। तीसरा, इनहिबिटर गैसेस यूज करो, मतलब कुछ ऐसा इनहिबिटर कंपाउंड यूज करो जिसकी वजह से कोरोजन हो ही ना। इस केस में आपको इनहिबिटर गैसेस यूज करनी है, मतलब ऐसी गैसेस जो उनसे मेटल से कुछ भी रिएक्शन ना करे, ठीक है। लोअर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, हम जानते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पे कोरोजन बढ़ रहा है, ये वाला ड्राई और केमिकल वाला, तो फिर लो टेम्परेचर पे काम करो, है ना। या फिर प्रोटेक्टिव एटमॉस्फेयर रखो। और लास्ट, अलॉइंग, अच्छे से अच्छा अलॉय बनाओ, मेटल की मिक्सिंग करके अच्छा से अच्छा हाई प्रॉपर्टी का अलॉय बनाओ, बढ़िया क्वालिटी का, जिसकी वजह से कोरोजन जो है वो बहुत ही ज्यादा कम हो या ना हो, ठीक है। तो ड्राई या केमिकल कोरिजन खत्म हुआ, वो एग्जाम में इस बार आया था, और अच्छा, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, फिर से आ सकता है, कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपका क्या, वेट कोरिजन। हम जानते हैं वेट कोरिजन क्या होता है, वो कोरिजन जो वाटर या मॉइस्चर की प्रेजेंस में हो, ठीक है। तो मेटल सरफेस डेवलप टाइनी गैल्वेनिक सेल्स लीडिंग रिडॉक्स रिएक्शन। इन केस में क्या होता है, मेटल सरफेस क्या करता है, छोटे छोटे, बहुत ही टाइनी, छोटे छोटे गैल्वेनिक सेल्स बना लेता है, और जिनके बीच में होने लगती है रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन होने लगती है तो वहां पे क्या होता है, कोरोजन स्टार्ट हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे, रस्टिंग ऑफ आयरन, जो लोहे में जंग लग जाता है। पिटिंग इन यूटेंसिल्स, मतलब जो यूटेंसिल्स जो होते हैं ना हमारे बर्तन सब, उनमें छोटे छोटे कहीं कहीं छेद छेद हो जाते हैं, फिर वो छेद बड़े हो जाते हैं टाइम के साथ, है ना, पिटिंग इन यूटेंसिल्स।
बॉटम लाइन कोरोजन, पानी की जो भी चीजें होती हैं उन सब में कोरोजन हो जाते हैं, क्योंकि मेटल के बने होते हैं, आयरन वगैरह बने होते हैं, पानी अवेलेबल हो ही जाता है। डैमेज इन पाइपलाइंस, ये भी सब क्या है, कोरोजन का कारण है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अटैक, किस टाइप से अटैक हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप से हो रहा है, इसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यूनिफॉर्म कोरोजन, मतलब पूरे इंटायर सरफेस पे बिल्कुल एक जैसा कोरोजन हो। लोकलाइज्ड कोरोजन, मतलब स्मॉल रीजन पे ही कोरोजन हो। कंसंट्रेशन सेल कोरोजन, मतलब ये कहाँ होगा, जहाँ पे अनइवन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन अवेलेबल हो। गैल्वानिक कोरोजन, जब दो डिफरेंट मेटल्स एक दूसरे के कांटेक्ट में आए इन प्रेजेंस ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये बेड कोरोजन के टाइप्स है जिनको हमने पहले भी डिस्कस किया, एक बार फिर से आपको बता दिया। इसकी मैकेनिज्म कैसे है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। इन स्लाइड से, ये जो मैं मैकेनिज्म बताने वाली हूँ, आपके बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ वेट कोरोजन, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन, मैकेनिज्म ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन। ठीक है, या फिर मैकेनिज्म ऑफ, आगे देखेंगे, डिफरेंशियल एरिनेशन सेल, मैकेनिज्म ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेल, या फिर डिस्कस ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेल, डिस्कस डिफरेंशियल एरिनेशन सेल। ये सब का आंसर एक ही है जो अब हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इस पे जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हम बेड कोरिजन पढ़ेंगे। बेड कोरिजन क्या था, जो मॉइस्चर की प्रेजेंस में हो। हमने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया रस्टिंग ऑफ आयरन का, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि एक आयरन का सरफेस है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, एक वाटर की ड्रॉपलेट है। जब भी हम देखते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन तो हम क्या देखते हैं, हमारी जो मेटल है उसके ऊपर जो पानी की ड्रॉप्स आ जाती हैं, फिर वहां पे काई लगना, जंग लगना, रस्टिंग होना चालू हो जाता है, वही तो हम देखते हैं। तो वो जो ड्रॉपलेट्स जो बैठी हुई है ना हमारे मेटल सरफेस पे, उन ड्रॉपलेट्स में ही, उस ड्रॉपलेट्स में ही टाइनी गैल्वेनिक सेल्स बन जाते हैं और उनमें ही कोरोजन होना चालू हो जाता है। एक बात देखते हैं कैसे। हम जब भी सोचते हैं कि हमारी कोई भी मेटल सरफेस, कोई भी मेटल की चीज, लोहे की चीज अगर कोरोड हो रही है, जंग लग रही है, तो हमें लगता है कि उसकी पूरी की पूरी जो परत है, पूरी की पूरा सरफेस एरिया है, वो एक साथ कोरोड हो गया होगा। मतलब हम मान के चलते हैं कि वहां पे यूनिफॉर्म कोरोजन हुआ होगा, पर ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये इसके अंदर सब जगह सेम ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती है। तो सेम ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, दिस डायग्राम शोज इफ मॉइस्चर प्रेजेंट इन द मेटल सरफेस देन आयरन मेटल स्टार्ट डिसॉल्विंग इन इनटू F2+ आयन। मतलब ये मेटल थी, ये आयरन है, और जैसे ही इस पे पानी की ड्रॉपलेट्स आई तो मेटल से आयरन निकल निकल के Fe2+ आइंस में इस ड्रॉपलेट में डिसॉल्व होना चालू हो गई। ठीक है, यूनिफॉर्मली हम मान के चलते हैं कि ये यूनिफॉर्मली हो रहा है, मतलब सब पूरे की पूरे सरफेस पे एक जैसा हो रहा है, पर ऐसा सच नहीं होता है। ठीक है, क्यों नहीं होता है, एक बार देखते हैं। ये देखिए वाटर ड्रॉपलेट्स है, ये मेटल का सरफेस है, आयरन का सरफेस है, ये ड्रॉपलेट्स है। ये जो पानी की बूंद है ना, इसकी जो ये बाउंड्री है, जिसे आप एजेस बोल रहे हो, ये होती है काफी ज्यादा थिनर, पतली। तो थिनर होने की वजह से ये जो ड्रॉपलेट्स है, ये दिस इज थिनर एट द एजेस। थिनर होने की वजह से जो बाउंड्री है, जो सरफेस है इसका, उधर ऑक्सीजन जो होती है बाहर की एनवायरमेंट की ऑक्सीजन है, वो ज्यादा पेनिट्रेट हो जाती है, ज्यादा डिफ्यूज हो जाती है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर डिफ्यूजेस मोर एट द बाउंड्रीज। ठीक, मतलब जो ये बाउंड्री है, यहाँ 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 यहाँ, ये पूरी बाउंड्री पे हाई O2 रीजन हो जाता है, हाई ऑक्सीजन रीजन हो जाता है, क्योंकि हाई डिजॉल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है इस वाटर के ड्रॉपलेट्स में। दूसरी साइड, ये जो सेंटर है, अंदर ड्रॉपलेट्स के अंदर बीच में, यहाँ पे ये होता है सेंटर, जो होता है थिकर, मोटा होता है। थिकर होने की वजह से यहाँ पे जो बाहर की ऑक्सीजन है वो उतनी ज्यादा डिफ्यूज नहीं हो पाती है, तो ये हो जाता है लेस ऑक्सीजन, मतलब यहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन नहीं डिफ्यूज हो पाती है, तो ये हो जाता है लेस ऑक्सीजन साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन कम होती है।
तो आप देखो एक ड्रॉपलेट जो मेटल सरफेस पे बैठी हुई है, उस एक ड्रॉपलेट के अंदर ही एजेस पे मोर ऑक्सीजन है, सेंटर पे लेस ऑक्सीजन है। सोचिए, यहाँ पे ही उसने एक गैल्वेनिक सेल बना दिया है। मतलब जहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन है, आप यहाँ पे देखोगे एक बार, जहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन होगी, हाई ऑक्सीजन जो होगी एजेस पे, वो कैथोडिक रीजन का काम करने लगेगा। और सेंट्रल पार्ट जहाँ पे कम ऑक्सीजन होगी, वो एनोडिक रीजन का काम करने लगेगा, और वहां पे ऑक्सीडेशन होना चालू हो जाएगा। मतलब सेंट्रल पार्ट मेटल जो है, वो सेंट्रल पार्ट पे जहाँ ऑक्सीजन कम है, वहां से मेटल जो है वो डिसॉल्व होना चालू। और मेटल Fe2+ आयन में जो आयरन है वो फॉर्म होना चालू। मतलब मेटल वहां से घुलना शुरू हो गई, मेटल डिसॉल्व होना चालू हो गई उस वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर, बीच से। बीच में एनोड बन गया, एनोडिक रीजन। और जो उसकी बाउंड्री है जहाँ पे ज्यादा ऑक्सीजन थी, वो कैथोडिक रीजन बनने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीजन कंसंट्रेशन हो गया है एट डिफरेंट प्लेसेस, जिसकी वजह से कैथोडिक और एनोडिक रीजन डेवलप हो गए हैं। ठीक है, और इसी की वजह से रस्टिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और इसे ही कहते हैं डिफरेंशियल एलिनेशन सेल। जो ये सेल अब बन रहा है ना, इसे कहते हैं डिफरेंशियल एलिनेशन सेल, या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, क्योंकि अलग अलग ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है तो सेल बन गया। रिएक्शन क्या होती है, एक बार रिएक्शन देखो। एनोड पे जहाँ पे कम ऑक्सीजन थी, वो एनोड बना। और हम जानते हैं इस कंसेप्ट से, लोन से, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। तो हमारी मेटल जो यहाँ पे आयरन है, रस्टिंग ऑफ आयरन में, वो Fe2+ में कन्वर्ट होना चालू हुई, और इलेक्ट्रॉन को इसने रिलीज करना चालू कर दिया, मेटल डिसॉल्व होना चालू हो गई। कैथोड जो हाई ऑक्सीजन जोन है एजेस पे, ड्रॉपलेट्स के, किसके एजेस पे, ड्रॉपलेट, पानी की बूंद की बात चल रही है अभी, जो मेटल सरफेस पे आयरन पे बैठी हुई है। ठीक है, वहां पे क्या हुआ, उसके पास ऑक्सीजन है, भाई ज्यादा ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन है, और मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, भाई पानी की ड्रॉपलेट है तो पानी तो होगा ही। और यहाँ पे उसके पास एनोड से इलेक्ट्रॉन भी आ गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया पानी, और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए एनोड से। तो यहाँ पे क्या बन गया, 2OH- बन गया। बन गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो O2 प्लस 2H2O प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, एरो 4OH-। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, वहां पे अच्छे से लिख दिया है। अब क्या हुआ, मेटल आयरन सरफेस पे जहाँ पे पानी की बूंद बैठी हुई है, वहां पे गैल्वेनिक सेल जनरेट हुआ, और यहाँ पे 2 रिएक्शन हो गई। सोचिए, उसी बूंद के अंदर बीच में बन गया Fe2+ और किनारों पे बन गया OH-। ये दोनों रिएक्ट कर लेंगे, और रिएक्ट करके FeOH ट्वाइस फेरस हाइड्रोक्साइड बना लेगा। ये वो पहला प्रोडक्ट है जो जब आयरन की रस्टिंग होती है पानी से, तो बनना शुरू होता है। अब ये जो प्रोडक्ट बना पहला, ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और जो फेरस हाइड्रोक्साइड है FeOH ट्वाइस, ये कन्वर्ट हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड में, FeOH थ्राइस। ठीक, अब क्या हुआ, कन्वर्ट हो गया, रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, O2 और H2O की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया। ये ब्राउन कलर का होता है जो हमको जनरली दिखाई देता है, हमको जनरली ये दिखेगा, नॉर्मली दिख रहा है। जैसे समय बीतता चला जाता है, ये क्या करता है, पानी लूज होने लगते हैं इसके वाटर मॉलिक्यूल, और ये बन जाता है Fe2O3.XH2O। ठीक, और ये बनने के बाद हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, यही है वो रस्ट जो हमें पपड़ी के रूप में दिखाई देती है। जैसे नहीं, लोहे पे जब जंग लगती है तो उसे पपड़ी पपड़ी उपड़ने लग जाती है, ये है वो फाइनल फ्लेक्स ऑफ जो हो जाती है हमारी बनने वाली पपड़ी। ठीक है, हिंदी भाषा में आप जानते हैं। ओके, कोरिजन खत्म, वाला पहला वाला बेट कोरिजन, बहुत कुछ कवर कर लिया है, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, बहुत कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों स्लाइड थी। कुछ भी पूछ ले, बेट कोरिजन पूछ ले, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कोरिजन पूछ ले, रस्टिंग ऑफ आयरन पूछ ले, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन सेल पूछ ले, डिफरेंशियल एलिनेशन सेल पूछ ले, बस वही लिखना है, क्योंकि मैंने वहाँ पे रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जाम्पल लेके सारे रिएक्शन आपको बता दिए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा वाटर लाइन कोरोजन। वाटर लाइन कोरोजन भी सेम है,
इसको डिफरेंशियल एलिमिनेशन कोरोजन भी कहते हैं, जो भी हम पढ़ के ही आए हैं, बिल्कुल वही है। सेम पहले की तरह ही आपको लिखना है। बस अब हम जरा प्रिवेंशन देख लेते हैं। प्रिवेंशन वही सेम है। जब भी कोरोजन रोकना है, प्रोटेक्टिव कोटिंग कर दो, या फिर कैथोडिक प्रोटेक्शन, मतलब वहां पे कैथोडिक साइड बननी ही ना पाए, ठीक है। या फिर यूज ऑफ कोरोजन इनहिबिटर्स, ऐसी चीजों का यूज करो जो कोरोजन को रोकते हो। या फिर ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको मेंटेन करो कि इस टाइप की सिचुएशन जनरेट ना हो कि एनोड और कैथोडिक साइड जनरेट हो जाए, ठीक है। तो वो भी खत्म हो गया। नेक्स्ट कोरोजन है अपना स्ट्रेस कोरोजन या स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग, जिसे आप बोलेंगे SCCC, स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग। ये क्या है? ये भी कोरोजन ही है, बस कोरोजन के साथ साथ स्ट्रेस और आ गया। मतलब अगर कोरोजन हो रहा है, कोरोटिव मीडियम है, और अगर वहां पे स्ट्रेस लग रहा है उस मेटल के ऊपर, तो वो दोनों एक साथ काम करके बिना बॉन्डिंग के उस मेटल को तोड़ देगा, ठीक। देखते हैं क्या है। ये एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। ये तब होता है जब साइमल्टेनियसली एक्सपीरियंसेस टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रेस एंड स्पेसिफिक कोरोजिव इन्वायरमेंट। मतलब स्पेसिफिक कोरोजिव इन्वायरमेंट है, कोरोजन हो सकता है और वहां पे टेंसाइल स्ट्रेस और लग रहा है। ये किस किस केस में हो जाता है? अनलाइक यूनिफॉर्म कोरोजन दिस इनिशिएट एट, कब इनिशिएट हो जाता है ये? जहाँ पे हाई स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो। हाई स्ट्रेस मतलब बहुत ज्यादा दबाव लग रहा है किसी पॉइंट पे, जो वो नहीं झेल पा रहा है, और वहाँ कोरोजन की वजह से मेटल कमजोर हो गई है, तो वो उसी पॉइंट से टूट जाएगा। जैसे कहीं पे बेंडिंग है, झुकाव है, तो वो क्या करेगा, वहीं से टूट जाएगा। कहीं पे जॉइंट्स वगैरह हैं और उनमें जंग लग गई है, और थोड़ा सा जॉइंट पे प्रेशर तो पड़ ही रहा है, तो वो वहां से टूट जाएगा। कोल्ड वर्क जॉइंट, शार्प कॉर्नर, तो यहाँ से जो कोरोजन हो रहा है यहाँ पे, उस स्पेशल टाइप ऑफ कोरोजन को कहते हैं SCC, स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग, ठीक है। बिल्कुल सेम है, कुछ भी इसमें अलग नहीं है, बहुत ही मिलता जुलता है। ये थोड़ा सा डेंजरस क्यों है? क्योंकि ये इसमें सडन फेलियर हो जाता है और हमें कोई भी वार्निंग पहले से नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि इसके लिए जैसे जो पुल वगैरह टूट जाते हैं ना, उनमें कोरोजन हो रखा है ऑलरेडी। और कभी कभी क्या होता है, किसी इवेंट में, किसी प्रोग्राम में बहुत ज्यादा क्राउड मान लो उस पर आ गया, स्ट्रेस लग गया और वो टूट जाते हैं, ठीक है। तो मेंटेनेंस नहीं है पहली बात तो, इसलिए तो उसमें पूरा रस्टिंग हो रखी है, पूरा मेटल खप रखा है ऑलरेडी, पूरा बर्बाद हो रखा है। ऊपर से स्ट्रेस और डाल दिया, प्रेशर और लगा दिया, उसके जॉइंट्स इतना प्रेशर झेल ही नहीं सकते थे, तो सडन क्रैकिंग हो जाती है। तो ये मोस्ट डेंजरस लोकलाइज्ड कोरिजन फॉर्म है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होती है इसकी, किस टाइप से ये शुरू होता है? सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, जो छोटे छोटे माइक्रो क्रैक्स होते हैं सरफेस पे, जो सरफेस पे छोटे छोटे माइक्रो क्रैक्स होने शुरू हो जाते हैं। अब ये जो क्रैक्स हो गए छोटे छोटे, ये जो क्रैक डिप की तरह काम करेंगे, यहाँ पे एनोडिक साइड जनरेट हो जाती है। अब जैसे ही एनोडिक साइड बनी, मतलब यहाँ से मेटल डिसॉल्व होना शुरू, मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होना शुरू, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होना शुरू, मतलब एनोडिक साइड बन गई। अब इसके सराउंडिंग में, मतलब वहां पे क्रैक नहीं है, पर उसके पास में जहाँ पे स्ट्रेस भी नहीं है, क्रैक भी नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबल हो जाता है, वहां पे बन जाती है कैथोडिक एरिया, ठीक है। कैथोडिक एरिया बने मतलब कैथोड अब वहां पे चालू हो गया, और कैथोडिक साइड में ऑक्सीजन और H2O, ये वहां से इलेक्ट्रॉन लेके OH- बना लेता है। अब क्या हो गया, क्रैक प्रोपोगेशन शुरू हो गया। जो छोटा सा क्रैक था, वहां पे जब एनोडिक और कैथोडिक साइड बन गई, तो ये क्रैक धीमे 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 बहुत ही डीप जाने लगता है और बहुत ही गहरा हो जाता है, और जैसे ही इस पे प्रेशर पड़ता है, ये टूट जाता है फाइनली, ठीक। प्रिवेंशन इसका भी सेम है, या तो क्या करो, स्ट्रेस रिलीफ हीट ट्रीटमेंट दो, मतलब स्ट्रेस ना पड़ पाए कहीं पे भी। या फिर क्या करो, SSC रेजिस्टेंट अलॉय, मतलब ऐसे अलॉय वगैरह यूज करो जिसमें ये क्रैकिंग ना हो पाए, कोरोजन ना हो पाए। या फिर कोरोजिव इन्वायरमेंट को एलिमिनेट करो, है ना। यूज ऑफ प्रोटेक्टिव कोटिंग, उसमें ये होता है ना आजकल मेटल, हम लोग जो जैसे घर पे भी जिंगली वगैरह लगाते हैं, उसमें ऊपर से स्प्रे और कोटिंग वगैरह करते हैं, भैया जल्दी जंग नहीं लगे, है ना, तो वही है। नाउ
अवॉइडिंग शार्प कॉर्नर्स एंड स्ट्रेस कंसंट्रेशन, मतलब ऐसे शार्प कॉर्नर्स वगैरह जहाँ पे ज्यादा प्रेशर पड़ सकता हो उन्हें अवॉइड करो, डिजाइन को चेंज करो। यूजिंग कोरोजन इनिबिटर्स, ठीक है, सबका कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन सेम ही है, प्रिवेंशन सेम ही है। ये हमारा लास्ट कोरोजन है जो अभी हम देखने वाले हैं, वो है पिटिंग कोरोजन। ये कहीं ना कहीं एससीसी से मिलता जुलता है। अभी आपने जो स्ट्रेस कोरोजन क्रैकिंग पढ़ा, ये उससे मिलता जुलता है। उस केस में क्या हो रहा था, छोटा सा क्रैक हुआ, क्रैक होके वहां पे एरोडिक साइड बनी, साइड में जहाँ कोई स्ट्रेस नहीं था वहां पे कैथोडिक साइड बनी, और हमारा कोरोजन हो गया, स्ट्रेस पड़ने पे टूट गया। पिटिंग कोरोजन में क्या होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे होल्स, स्मॉल होल्स बन जाते हैं, मतलब पिट्स बन जाते हैं, और ये हाईली लोकलाइज्ड अटैक है। मतलब मान लो ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस पे यहाँ पे कहीं एक स्पेसिफिक पोर्शन में, एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक लोकलाइज्ड साइट पे छोटे से होल्स बने हैं जिन्हें आप कहते हैं पिट्स, ठीक है। ये पिट्स क्यों बनते हैं, मान लो ये मेटल की सरफेस है, इसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर बनाई गई है जो इस सरफेस को प्रोटेक्ट करके रखे किसी भी कारण से, चाहे वो मैकेनिकल डैमेज हो, चाहे क्लोराइड आइंस की वजह से हो, या सरफेस इम्परफेक्शन की वजह से हो। ये मान लो यहाँ से ये प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो गई, यहाँ पे मान लो डैमेज हो गई, तो यहाँ पे ये मेटल क्या हो गया, प्रोटेक्टिव लेयर से दूर हो गया। दूर होने की वजह से यहाँ पे क्या होने लगा, धीमे धीमे होल बन गया, पिट्स बन गए। पिट्स बन गए, यही पिट्स एनोडिक साइड बन गई, ये एनोडिक साइड बन गई तो इनके सराउंडिंग में कैथोडिक साइड बन गई, और फिर से हमारे गैल्वेनिक सेल जनरेट हो गए और कोरोजन चालू हो गया। तो स्मॉल वंस स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रोटेक्टिव फिल्म इज ब्रेस्ड, स्मॉल एरिया इज बिकम्स एनोड, और जो सराउंडिंग है वो काम करेगा कैथोड का। अब एनोड पे क्या बनता है, हमारा मेटल जो है वो डिसॉल्व होना चालू हो जाता है और इलेक्ट्रॉन रिलीज करने लगता है। कैथोड पे क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन और H2O होता है, और ये इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देता है, OH माइनस बनाता है। फिर हमारा मेटल क्या करता है, मेटल आयन इस OH माइनस के साथ रिएक्ट करके हमारा ऑक्साइड वगैरह बनने लगता है, मतलब कोरोजन चालू हो जाता है। देख लो यहाँ पे रिएक्शन क्लियरली लिखी हुई है। पिटिंग कोरोजन जो है वो हाईली इंटेंस होता है, सेल्फ एसिलरेटेड होता है, मतलब एक बार चालू फिर खुद को ही एसिलरेट करता रहता है, और लोकलाइट फॉर्म होता है। रिएक्शन क्या हुई, जहां पे भी पिट बना वहां पे एनोडिक रीजन बना और मेटल डिसॉल्व हो गई, जहां पे भी सराउंडिंग है वहां पे कैथोडिक सरफेस हो गया और वहां पे OH माइनस बन गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करने के बाद हमारा जो ऑक्साइड जैसे FeOH सब में यही बन रहा है, कोरोजन में ये बनना चालू हो गया। एडिशनल पॉइंट क्या है इसमें, ये बहुत ही फास्ट हो जाता है अगर हमारा इन्वायरमेंट में क्लोराइड आइंस है, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर पिट के अंदर मेटल आइंस अगर कंबाइन कर जाए क्लोराइड आइन से या फिर OH माइनस आइन से, OH माइनस आइन तो हमें कैथोड से मिल जाते हैं, और ये हमें कहाँ से, मान लो हमने कहीं पे भी अपना कोई भी चीज यूज किया, ठीक है, कोई भी यूटेंसिल यूज किया और उसमें हमने क्या किया, NaCl नमक वगैरह अगर उसमें ऐसे यूज किया तो हमें वहां से क्लोराइड आइंस मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लोराइड्स क्या करते हैं, हमारे मेटल के साथ मिलके, जैसे मान लो आयरन का ही केस है तो FeCl2 बना देते हैं। अब ये जो FeCl2 है ये मॉइस्चर की प्रेजेंस में HCl बना देगा, मतलब फिर से Cl माइनस अवेलेबल हो गए, है ना। तो ये अपने आप को क्या कर रहा है, एसिलरेट कर रहा है, तो इस वजह से ये क्या होगा, एसिलरेट करता है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो रिएक्शन मैंने दिखाई है, ये पिट साइड है, एनोडिक साइड है, मेटल डिसॉल्व हुई, ये मोर ऑक्सीनेटेड कैथोड मतलब उसकी सराउंडिंग है जहाँ पे ऑक्सीजन खूब अवेलेबल है भर भर के, और ये कैथोड की तरह काम करेगा, और यहाँ पे ये बनने लगे OH माइनस। अब हमारा मेटल क्या है, इससे मैच करके मिक्स होके रिएक्ट करके FeOH होल थ्राइस, कोरोजन प्रोडक्ट चालू। प्रिवेंशन इसका भी सेम है, या तो क्या करो, जो पैसिव फिल्म है, जो प्रोटेक्टिव फिल्म है, उसको डैमेज मत होने दो, उसको मेंटेन करके रखो। मान लो किसी कारण से अगर वो फिल्म या प्रोटेक्टिव लेयर हट भी गई है, फिर से स्प्रे करो, नोटिस करो चीजों को, ठीक है। दूसरा, क्लोराइड आयन का जो एटमॉस्फेयर है उसे अवॉइड करो, मतलब कभी भी ऐसे सॉल्ट वाटर वगैरह यूज मत करो, समुद्र का पानी यूज मत करो, डिसलाइनेटेड वाटर यूज करो, है ना, मतलब जिसमें नमक वगैरह नहीं हो। क्लोराइड आइंस हमें अवेलेबल नहीं करवाने हैं, या फिर ऐसा कोई एजेंट, क्लीनिंग एजेंट यूज मत करो जिसमें क्लोराइड प्रेजेंट हो, ठीक है। दूसरा कारण है
डिजाइन वगैरह इंप्रूव करो जिससे कि कोरोजन हो ही ना। रेगुलर क्लीनिंग करो, मेंटेनेंस वगैरह देखो, या फिर हाई क्वालिटी अलॉय यूज करो जिसकी वजह से कोरोजन जल्दी ना हो। ठीक है, तो ये कोरोजन भी यहाँ पे खत्म हुआ। तो हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और कोरोजन दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। अपने नेक्स्ट पार्ट 2 में अब हम केवल फ्यूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।